गेस्ट इस प्रोग्राम के श्रीमान ये दिनेश कुमार जी जैन सर, जो कि हमारे सीआईआरसी के ट्रेजरर भी हैं, उन्हीं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही यह प्रोग्राम 3 ब्रांच, किशनगढ़ ब्रांच, अलवर ब्रांच और श्री गंगानगर ब्रांच, तीनों के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। इसके लिए मैं अलवर ब्रांच के चेयरमैन श्री नितिन जी अग्रवाल साहब का और श्री गंगानगर के चेयरमैन श्री आशीष जी गुप्ता जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आगे के लिए मैं अलवर से नितिन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे चीफ गेस्ट के लिए 2 शब्द कहें। नितिन जी। नितिन जी, आप म्यूट हैं। Good evening, everyone. Respected Dinesh Jain ji, Chief Guest for the program, Treasurer, Regional Council Member, CA यशस्वी शर्मा जी, आज के हमारे प्रोग्राम के एमिनेंट स्पीकर, साकेत कलानी जी, चेयरमैन किशनगढ़ ब्रांच, आशीष जी, चेयरमैन गंगानगर ब्रांच, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ ऑल 3 ब्रांचेस और हमारे व्यूअर्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे यशस्वी शर्मा जी, और साथ में हम दिनेश कुमार जी अपने विचार रखेंगे। मैं आगे की कार्यवाही के लिए दिनेश जैन जी की तरफ आग्रह करता हूँ। मैं सर हम रिक्वेस्ट करेंगे आशीष जी से भी एक बार वेलकम वो भी करें। आशीष गुप्ता जी। थैंक यू सर। मैं आज के हमारे एमिनेंट स्पीकर यशस्वी शर्मा जी का और हमारे बड़े भाई सी दिनेश जैन सर का स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ स्वागत करता हूं सी साकेत कलानी जी, चेयरमैन किशनगढ़ ब्रांच, और सी नितिन अग्रवाल जी का भी। कल ही जो राजस्थान का बजट आया है, जिस पर कि हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं, जो कि काफ़ी चीज़ें तो व्यापारियों के दृष्टिकोण से राजस्थान में डेवलपमेंट से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में अब एक विस्तृत चर्चा, जो उसमें से अच्छे पॉइंट्स है वो निकाल के हमें हमारे आज के स्पीकर्स ये यशस्वी शर्मा जी बताएंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ रिक्वेस्ट करता हूँ दिनेश जैन सर से कि थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें आज के प्रोग्राम के बारे में। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। रेस्पेक्टेड साकेत कलानी जी, चेयरमैन किशनगढ़ ब्रांच, नितिन अग्रवाल जी, चेयरमैन अलवर ब्रांच, आशीष गुप्ता जी, चेयरमैन श्री गंगानगर ब्रांच, तीनों मेरे भाई हैं और चांस की बात तीनों छोटे भाई हैं। रेस्पेक्टेड सीए यशस्वी शर्मा जी जयपुर से, माय ब्रदर। और देखो इनके नाम के आगे आपने देखा होगा लिखा हुआ LLB FCA यशस्वी शर्मा, तो वो इंपोर्टेंस ही दिखा रहे हैं यहीं पर कि इंपोर्टेंस कुल मिला के कंप्लायंस की नहीं बची, इंपोर्टेंस तो लिटिगेशन के अंदर ही है। ये इनके नाम के अंदर सब कुछ जाहिर हो रहा है, और इनका नाम सब कुछ है, यशस्वी इनका नाम है, और जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। ये बहुत होल्ड रखते हैं पर्टिकुलरली GST मैटर्स के अंदर, और न कि सिर्फ जयपुर के अंदर, तो GST वैसे भी वो इंडिया वाइड हो चुका है, इसलिए अब हम ये कहेंगे नहीं कि वो GST जयपुर या GST राजस्थान, GST इंडिया वाइड हो चुका है। तो GST के अंदर अपना एक अच्छा खासा होल्ड ये रखते हैं। नो डाउट पहले जब बजट आता था तो वो सेल टैक्स का उसके अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन हुआ करता था, जो सेल टैक्स का पोर्शन अब नहीं रह के वो GST वो कंट्री वाइड हो गया, वो स्टेट लेवल की एंट्री नहीं हो के वो यूनियन एंट्री हो गई। लेकिन फिर भी उससे जो रिलेटेड चीजें हैं, जो पुराना जो वेट, जो पहले सेल टैक्स के बाद वेट आया, उसमें जो बहुत सारे जो संकट चल रहे थे, 2 बार एमनेस्टी स्कीम पहले भी आ गई, अब फ्रेश एमनेस्टी स्कीम जैसा यशस्वी बता रहे हैं अभी आई है, तो हम सबको मिलके उस एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाते हुए जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उन सबको उसका फायदा देना है। तो वो विस्तार से बताएंगे यशस्वी जी की किस तरह से हमको उसको यूटिलाइज करना है। सर साथ ही यशस्वी जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष बोलता है कि बजट शानदार है, विपक्ष बोलता है कि बजट बेकार है, उसमें हालांकि विवाद भी हो गया जो सतीश पूजना जी कुछ बोल दिया उसके ऊपर। तो आप उन दोनों को निष्पक्ष रहते हुए हमको कुल मिला के आपसे ये समझना है कि किस तरह से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको हमारे क्लाइंट्स के लिए मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारा एक CA प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो क्लाइंट की ग्रोथ से ग्रो करता है, तो जितना ग्रो हमारे क्लाइंट करेंगे उतनी ग्रोथ हमारी भी होगी। तो आप आपके डेलिब्रेशन में हमको ये भी बताने का कष्ट करें कि किस तरह से हम उसको मैक्सिमम इस बजट को हमारे क्लाइंट्स के लिए यूटिलाइज करके उनकी ग्रोथ के साथ साथ हमारी ग्रोथ भी बढ़ सके। सबसे बड़ा रिक्वेस्ट ये है कि जो चैट बॉक्स है उसको आप यूज लें क्वेश्चन आंसर के लिए,
यशस्वी जी मैं निवेदन करूंगा कि हम क्वेश्चन आंसर छोड़ेंगे नहीं, एक भी समय जो भी लगे, तो जिसको 1 to 1 आस्क करना है वो हैंड रेज करें, वो हम बाद में लेंगे। और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चंस जो है वो चैट बॉक्स में लिखिए, हम एक एक क्वेश्चन लेंगे। बहुत सारे सीनियर मेंबर यहाँ जुड़े हुए हैं, टीसी वापना जी जो हैं भिलवाड़ा की और रहते हैं मुंबई है, और हमारे अभिषेक जी जयपुर से, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो 250 मेंबर अभी हो चुके हैं। तो यशस्वी जी अब सीधे आपसे आपका चाहूंगा, क्योंकि समय हम किसी और चीज में न लगाते हुए बजट के अंदर जो भी रिलेवेंट टू टैक्सेशन जो भी आया है, और सर स्टैम्प ड्यूटी के अंदर कुछ चेंज हुआ है, तो स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड जो भी आप डिलिबरेट कर सके, जो रिलेटेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हमारे क्लाइंट्स के लिए बेनिफिट के लिए रखता है, तो सीधा रिक्वेस्ट आपसे यशस्वी जी आप आए और अपना डेलिब्रेशन दे राजस्थान बजट 2022। यशस्वी जी। जी धन्यवाद दिनेश जी। ट्रेजरर CIRC, चेयरमैन किशनगढ़ ब्रांच, गंगानगर ब्रांच and Alwar branch, the office bearers of the respective branches, my fellow professionals in the profession, and ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. At the very outset, I would like to thank Mr. Jain for considering me and all the chairmen of the branches for giving me this opportunity to share my thoughts on the state budget with you all, because budget is very subjective as rightly mentioned by Mr. Jain कि ये किसी को बहुत अच्छा लगेगा और किसी को एक कुरूप स्त्री की तरह लगेगा, तो ये बड़ा सब्जेक्टिव एक मैटर है। अपन बीइंग अ प्रोफेशनल हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। मैं आपसे वो ही चीज़ों की चर्चा करूंगा जैसा दिनेश जी ने कहा कि जो चीज़ें हमको एज अ प्रोफेशनल याद रखनी चाहिए, हमको एज अ प्रोफेशनल जो हमारे काम में आने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, बजट एक बहुत वास्ट टर्म है। इट इज़ अ वेरी वास्ट टर्म विच इंक्लूड्स ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो हेल्थ हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, सोशल इंजीनियरिंग हो या एग्रीकल्चर हो, एम्प्लॉयमेंट हो। ये लिस्ट जो है चलती जाती है, बड़ी होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। ये एक बजट एक बहुत बड़ा एक स्वरूप है जिससे कि सरकार हमको ये बताती है कि आगे वाले साल में आने वाले में हम कैसे रेवेन्यू अर्न करेंगे और कैसे हम उस रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये एक स्टैटिस्टिकल गेम है जिसका नाम बजट है। हम लोगों के लिए चीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर वर्किंग एज अ ब्रिज बिटवीन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड द बिजनेस एट लार्ज and the government. So whatsoever intentions government put forth before the entire for the matter of the state, if they are putting something for the entire matter of the state, then we ought to know that how these schemes will work, how we can get benefit to our clients, and what new opportunities may be found out by going through the budget provisions. And you must understand that the budget, how it will directly or indirectly impact the industry. Basically, if you see that it becomes only a jugglery of the statistics, when the announcements are not properly executed, then certainly it remains as a jugglery of statistics कि मैंने इतना पैसा लिया, मैंने इतना पैसा खर्च किया और बीच में ये हो गया और वो हो गया। इससे मतलब अगर एग्जीक्यूशन नहीं है, then it is of no importance for anyone. Having said that, if we have a bird's eye view of this budget, it looks very rational where you see that if the revenue is not at par with the expenses, जो मैं आपसे भी बात कर रहा था, then it is not less also. वो कैसे मैं आपको फिगर्स अभी बताता हूँ इसके। आपने देखा द चीफ मिनिस्टर इन द मैराथन स्पीच ऑफ अराउंड 3 hours, ये मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट स्पीच था, क्योंकि उन्होंने बजट आने के पहले TAC मीटिंग्स में जब हम लोग गए तो उन्होंने ये कहा कि आप मांगो जो आपको चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा आप, और उन्होंने वो करने की इसके अंदर कोशिश भी करी। He has announced various schemes with regard to medical, specifically medical, education, agriculture, and the very good point was that at the same time he was not afraid of admitting that the old schemes also need to be restructured or repaired. You please mind that he admittedly he said that on the floor that the old schemes also needs to be monitored properly.
इसके पीछे क्या कारण है वो हम सब लोग जानते हैं। एक इंटेंट जो सरकार का था वो इस चीज से नोटिस किया जा सकता है कि एक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना थी। इट वाज अ वेरी एम्बिशियस स्कीम ऑफ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर। When initially that scheme, I am sure that most of you have been working in this particular scheme, and if you are not working, then you must work, because it is an opportunity for the new entrepreneurs, because the government is giving subsidized rate interest to interest loans to the new entrepreneurs. So that is a very good scheme. If you are not dealing that, you start reading it, and it can fetch good results for you also, along with the interest fee. So what I was telling you was that the scheme was initially introduced with two options. One was that first you go to the bank and get the loan, and then apply to the government for sanction of the subsidy in the interest rate. And the second was you first go to the government, get the supply sanction, get the subsidy sanction, and then go to bank for the disbursement. September last or November first week, the government withdrew this first limb of that scheme, जिसके अंदर पहले आप बैंक के पास चले जाते थे और फिर वहां से लोन लेके आप सब्सिडी के लिए सरकार के पास आते थे. Few days back, I was, having a word. Some professional colleague called me, and we were just having a chat on this particular scheme. And I came to know that in many cases, the SSCs are planning to go to High Court. Why? Because once you have said that even if you go to the bank and then come for the subsidized rate of interest to us under this particular scheme, and we have acted upon that, and then you withdraw that, so that will not be done. Legally उसका stand अच्छा नहीं है. So the chief minister in the speech itself said कि उसमें कुछ मुझे problems नजर आ रही है जो मेरे संज्ञान में लाई गई है. So we are hoping, and what he did, he outrightly said that one time subsidy I will grant to those people also who have been suffered because of this particular change in this Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana. So why I discuss this with you, because it shows the intent of the government that it wants to work hand in hand with the industry, and there is no intention that by this way or that way हमको केवल टैक्स लेना है. वैसा इंटेंशन सरकार का नहीं है. ये इंसिडेंट्स मैंने ये चीज आपसे मैंने दो चीजों की वजह से शेयर करी. पहला मोटिव मेरा ये था कि जो यंग chartered accountants हैं, if they are not working in this field of MLUPY, they should start working it. It is a new prospect generated last year. And second, कि वो one timer एक स्कीम है जो आपको अवेल करनी चाहिए अपने क्लाइंट्स के लिए. Having said that, friends, if we recall the budget which was put on floor in the parliament on 1st of February 2022 with a vision of 25 years, सेम लाइन पे ये बजट मुझे देखने को मेरा ये समझ में आता है कि सेम लाइन पे ये बजट चल रहा है, जिसमें अगर 25 साल के विजन नहीं भी है तो एटलीस्ट 10 साल का विजन है. जब आप मेट्रो की बात करते हैं, जब आप नए कॉलेजेस की बात करते हैं, जब आप नए मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो इट टेक्स टाइम. एंड आई थिंक दैट इट इज गोइंग ऑन द सेम पाथ वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग. But one thing which I want to highlight here is that these announcements, what the Honorable Chief Minister made yesterday on the floor, they are very small in size. So that particular thing makes it more achievable. You can achieve these small goals very rapidly instead of making a big goal and going after it and not getting it in time. So in my view, that these small goals may be achieved, and the announcements in all the sectors which were made may be achieved in a shorter period of time. So emphasis was given on the education and health and agriculture. If you talk about agriculture, then you see that the budget was it was propagated like this is the first agriculture budget in the history, and we are the chief minister is the first person who will be presenting it on the floor. So having said that, and he has come out with 11 mission program जो उन्होंने बड़ी डिटेल से फ्लोर पे बताया,
और मैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बट उन्होंने इसमें 42 मिनट का टाइम लगाया टू बी प्रिसाइज। सो इट शोज कि हमारी जो राजस्थान की इकोनॉमी है दो बड़े सेक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक सेक्टर है आपका एग्रीकल्चर और दूसरा सेक्टर है आपका हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री। दोनों के लिए उन्होंने अच्छे इस बजट के अंदर घोषणाएं करी है। Friends, as far as the evaluation of the budget is concerned, as I already said, I would say that in many aspects, the budget looks the balanced one. Why I said that? Because it is not putting any extraordinary burden on the fiscal deficit. Having said that, fiscal deficit, मेरे पास क्या आया, मेरे पास क्या गया, उसमें क्या घाटा हुआ, in the very simple and very layman language. So why I said that? Because if you compare the deficit of last year, which was around 38,000 crores, then you will see a very considerable decrease in these figures, and it has come down to around 23,000 crore rupees. So it is, I think that a lot of brain has been put in that, and the government looks that they want to get the economy in shape very soon. मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उस दिशा में अग्रसर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम आगे बढ़े हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से अभी इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर पाए। तो इसके लिए उन्होंने एक अगर आप बजट के फिगर्स भी देखेंगे, देन यू विल कम टू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स दैट हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड and increased considerable amount, nearly around 14,000 crores, which means better opportunities for business. मैं आपसे ये चीजें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, when you talk about the capital expenditure increase, you will see that we all know that what is capital expenditure. So it will not be exhausted in 1 year. It will go year on year. So what will happen by that? It will certainly increase the employment. It will certainly increase the rotation of money. So that will certainly help in growing the economy at a better pace. फ्रेंड्स, इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें सबको थी, हमको बीइंग अ प्रोफेशनल थी, ट्रेड इंडस्ट्रीज को थी। सब लोग सोच रहे थे कि इस बजट में कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि कोविड के बाद पिछले साल 2021 में जो वेव आई, उसके बाद इंडस्ट्री तहस नहस हो चुकी थी, और उनको चाहिए था कि हमको कुछ एक किसी तरीके की थोड़ी बहुत रिलीफ दी जाए। तो एक जहां तक हम लोगों का सवाल है, हमको उम्मीद थी कि हम एक एमनेस्टी स्कीम की उम्मीद करेंगे जो डेट एक्सटेंड होगी, बट हमने ये नहीं सोचा था कि एक नई स्कीम आएगी। तो वो डेट पिछले 31 जनवरी को एक्सपायर हुई, बट you will be more than delighted to know that there are 2 separate amnesty schemes have been introduced in this particular budget. वो मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। एक स्कीम उन्होंने निकाली जो पुरानी स्कीम 2021 की थी, उसी लाइट में उस स्कीम को आगे बढ़ाया विद एडिशनल फीचर्स इन दैट, विद एडिशनल बेनिफिट्स इन दैट, with additional leverage for the industry. तो एक वो बहुत बड़ा कदम था। दूसरा, हम पिछली बार और मांग कर रहे थे रिपीटेडली, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस और सीएम की मीटिंग में भी हम लोगों ने कहा कि ये जो गुड्स है, जो एंट्री 54 शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है, उसमें जो आइटम्स हैं, 5 आइटम जो आप जानते हैं जिसपे जीएसटी नहीं लग रहा है अभी, पेट्रोल, गैस, एयर टर्बाइन फ्यूल जिसको हम एटीएफ बोलते हैं, या डीजल OHSD, या एल्कोहलिक लिकर हो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इनके लिए इनके लिटिगेशन कुछ पेंडिंग पड़े थे। तो उनके लिए आया कि साहब इसमें आप क्यों नहीं एमनेस्टी स्कीम लेके आते हैं। तो पिछली बार वो नहीं लाए, तो इसके लिए उन्होंने अलग से एक एमनेस्टी स्कीम बनाई नाम से कि गुड्स विच हैव नॉट बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी, उनके लिए हम अलग से एक एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत अच्छे फायदे उसके अंदर दिए हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बोथ स्कीम्स अपन 1 by 1 आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो सेकंड स्कीम मैंने आपको बताई, ये रिस्ट्रिक्टिव है, जो आरएसटी के दोनों एक्ट्स हैं 1954 और 1994, प्लस वैट का जो 2003 का एक्ट है और सीएसटी का एक्ट, इन 4 एक्ट्स के लिए ये स्कीम लाई गई है। Meaning thereby the intent of the government looks like it wants to move forward and wipe off all the old litigation and old demands. And during the course of deliberation, you will see that new section 174 2 capital B in the RGST Act has been amended. They have been inserted a new section in RGST Act, and the intention behind was to get power
और उस पावर से क्या होगा, उस पावर से जब हम डिस्कशन करेंगे इसका बिल का, तो आप देखेंगे कि वो कैसे डिमांड्स को सेग्रीगेट करके ये चाहते हैं कि जो अनरियलाइजेबल डिमांड्स हैं उनको स्क्रैप ऑफ करो। एंड उसके लिए उन्होंने सेक्शन जो 52 है आरबीआईटी एक्ट का, उसके अंदर भी अमेंडमेंट किया है, मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगा। एंड you should not and you cannot carry on the demands which you really know that those are not recoverable at all. Friends, to make the amnesty scheme 2022 more successful, amendments required थी। वो रिलेटेड हो चाहे रेक्टिफिकेशन से, वो रिलेटेड हो चाहे रीअसेसमेंट से, उन सबको आपने देखा होगा पिछली बार सेक्शन 33(4) कैपिटल ए एंड सेक्शन 34(3)(a) इंसर्ट किए थे, उनकी टाइम लिमिट बढ़ाई थी, उनकी पावर्स को वास्ट किया गया था, जो रेक्टिफिकेशन और रीओपनिंग की केसेस थे। इस बार एक नया सेक्शन जो मैंने आपसे बताया 174(2) आरजीएसटी एक्ट में इंसर्ट कर दिया गया ताकि ये पावर बार बार उसमें अमेंडमेंट नहीं करना पड़े। इसके पीछे जो कारण है वो अपन डिटेल में अभी कमिंग फ्यू मिनट्स में डिस्कस करेंगे। जहां तक सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म्स की बात है, एमनेस्टी स्कीम ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है और बहुत जबरदस्त इसमें आपको फायदा मिल सकता है ऑन वेरी रीजनेबल ग्राउंड्स। जो हम बार बार कह रहे थे उसमें बड़ा रीजनेबल आपको उसके अंदर बेनिफिट मिल सकता है, विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी आईटीसी मिसमैच का जो इशू था। हम लोग अभी भी उससे जूझ रहे थे कि डेटे बढ़ाओ, ये करो वो करो, आप डिपार्टमेंट के पास जाओ वो आपको वहां पे भेजेंगे, दूसरी असेसिंग अथॉरिटी के यहाँ ट्रांस जनरेट होगा, वो पता नहीं उसमें कुछ एफर्ट लेगा नहीं लेगा, उसको डिस्पोज ऑफ करेगा और चीजों को खत्म करेगा। तो एक एमनेस्टी स्कीम के अंदर पर्टिकुलर आईटीसी मिसमैच का एक क्लॉज डाला गया है। वो क्लॉज बड़ा एक हेल्पिंग क्लॉज है और आप देखेंगे कि उसमें रिलीफ भी बहुत अच्छा दिया गया है। इन एडिशन टू दीज स्कीम्स, कुछ स्कीम पर्टिकुलर मैटर्स जो स्टाम्प ड्यूटी के लिए उसके लिए भी आई है और एक मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी एमनेस्टी भी आई हुई है। सो विद दिस backdrop, I would now start my PPT so that you all can be with me for next few minutes, right? तो दिनेश जी अपन को दिख रहा है? यस सर, परफेक्ट। ओके सर। So let us begin our journey of next 70-80 minutes or so. एक बड़ा शायराना अंदाज में मुख्यमंत्री जी ने इस बजट का आगाज किया था और उन्होंने वसुंधरा जी के लिए कहा कि साहब मैंने तो आपसे सीखा, मुझे तो ये बोलना ही नहीं आता था। And once you see the intent behind these lines, you will come to know that the budget was totally based on these 4 lines. ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। मतलब मैंने चलना चालू किया है, अभी 3 घंटे आपको मेरे साथ ही रहना है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया। So it looks like, you know, but let me tell you that I have been associated with these kind of the pre-TAC meetings also from last 17-18 years. On behalf of Institute also we represent to the Chief Minister's meeting. आप ये मान के चलिए इस बार का कॉन्फिडेंस जो चीफ मिनिस्टर का था मुझे पहले कम दिखाई दिया। तो ये एक बहुत कॉन्फिडेंट चीफ मिनिस्टर का इस बार बजट के प्रपोजल्स दिए गए थे। Now friend, this is the entire picture of budget. What I want and what I expend is budget. That's all. In a very simple language, you can say that. Now, one by one, we will first see that what are the salient features of the budget. Important proposal is that the e-way bill, uski threshold jo limit thi abhi, the limit was extended from 50,000 to 1 lakh. And now within city movement, this limit will be rupees 2 lakhs, which is proposed to be amended, and it will be a big relief. क्योंकि 1 लाख रुपए आज की तारीख में कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, तो ये एक अच्छा रिलीफ हो सकता है और सरकार पे भी इसका भार नहीं पड़ेगा कि वो बार बार ई-वे बिल जनरेट करने पड़े छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए। सो इट इज अ वेलकम मूव, एंड
once it is done, then it will definitely help the industry. Second is, I have already discussed this with you. Emphasis जो था वो मेनली 3 चीजों पे था, और इसका एक रिजल्ट है जो मैंने आपसे बात करी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए बढ़ गया क्योंकि इन्होंने हेल्थ पे, एजुकेशन पे, नए स्कूल्स, नए कॉलेजेस, ट्रॉमा सेंटर्स, एक्सटेंशन ऑफ द हॉस्पिटल्स, एडिशन इन द मेडिकल फैसिलिटी, सो ये सब चीजें जब की तो इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बढ़ाव आया। एक रोड सेफ्टी एक्ट भी इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, और एक इंस्टीट्यूट जो रोड सेफ्टी का है वो जयपुर में एस्टेब्लिश किया जाएगा। मैं प्लीज यू मेक अ नोट ऑफ दैट कि मैं जो भी बात आपसे यहाँ कर रहा हूँ वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीइंग अ प्रोफेशनल हम लोगों के काम में आने वाली है। सो बी फोकस्ड ऑन दैट। इलेक्ट्रिसिटी का जहां तक सवाल है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ सब्सिडीज दी गई हैं। अगर आप बात करें तो एक स्लैब वाइज की 150 पे 3 मिलेगी, उसके बाद आप अगर कंज्यूम करते हैं तो आपको 2 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। I know that that is not a very big amount, but that will certainly help the lower income people. It will certainly, आप इसको किसी भी चीज से जोड़ के दे सकते हैं, बट ठीक है, अल्टीमेटली इसका असर एक आम आदमी पे पड़ेगा। यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एक दिल्ली में बनाने की बात है। अब आप देखिए, जब डिजिटल करेंसी की बात आई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बजट में कहा दैट फ्रॉम 1 अप्रैल आरबीआई विल कंसीडर द इशुएंस ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड दीज डिजिटल करेंसीज। तो एक ब्लॉकचेन एक्सीलेंस सेंटर जयपुर के अंदर बनाने की बात इस बजट के अंदर उसका घोषणा की गई। एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो एक सुर्खियां इस बजट में बटोरी है, जिस हेडलाइन जिस चीज ने बनाई है, वो है पेंशन स्कीम का री इंट्रोडक्शन। आपको याद होगा कि 2004 के बाद जो सरकारी कर्मचारियों का भर्ती हुई थी उसमें पेंशन स्कीम नहीं थी। दे हैड टू ऑप्ट फॉर द एनपीएस। नाउ दिस इज रियली ब्रेकिंग द न्यूज दैट द पेंशन स्कीम हैज बीन कम बैक। एंड टेक अवे इसका ये है कि जो एक ड्राइंग जो डिलीवरी जो अपनी सैलरी एट होम थी, टेक होम सैलरी थी, दैट विल सर्टेनली इंक्रीज। तो इसका एक ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। This is a very big news for the industry and for us also, because it will create new avenues for the professionals. That hotel and tourism sector has been given एक दर्जा उनको इंडस्ट्री का दिया है, जो काफी टाइम से मांग भी रहे थे। उन्होंने, सरकार ने इस चीज को समझा कि राजस्थान में टूरिज्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो इकोनॉमी को रिवाइव करने में या इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। सो दे हैव गिवन इट अ स्टेटस ऑफ एन इंडस्ट्री। एंड इसका फायदा ये है कि जो लैंड की रेट्स होंगी, जो बिजली की रेट्स होंगी, वो सब उनको इंडस्ट्री के हिसाब से ही उसमें देंगे। जो अमेंडमेंट स्टाम्प ड्यूटी या इलेक्ट्रिसिटी में है, वो सारे चार्जेस में चेंजेस जो भी करने हैं वो उनको उस हिसाब से करके दिया जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि एसजीएसटी का जो रिएम्बर्समेंट है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर्टिकुलरली, उसको बढ़ा दिया गया है। नाउ दैट विल बी फॉर till the 31st of March 2022. So this is a big relief to the industry. As you all know, that need not mention that this is the worst affected industry in last 2 years. So a little bit of help in this can do great wonders for this particular industry. So HGST का जो reimbursement है उसको extension दिया गया है। एक राजस्थान इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स है वो बनाई गई है इन लाइन विद द CISF, जो सेंट्रल की एक फोर्स है, उसकी तर्ज पे एक राजस्थान का अलग से इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बनाया गया है। देखिए, आप ये देखेंगे कि ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये एक तरीके से इन्विटेशन है बाहर की इंडस्ट्रीज को राजस्थान में बुलाने के लिए कि आप आइए यहाँ पे, हम आपको काफी इसमें सहयोग करेंगे, हम आपको अलग अलग नई नई चीजें देंगे जो और स्टेट्स नहीं दे रखे हैं। और ये मान के चलिए कि जो ये जैसे मुख्यमंत्री उद्योग योजना है या आपकी रिप्स है 2019 की, सिंस आई एम
working in it, so I know that the other state also wants these kind of schemes, and they have उन्होंने इस चीज को लेने की कोशिश करी है कि हम कैसे इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ बुलाने के लिए इन स्कीम्स में भी हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाएं. So these things will definitely increase the industries in the state for that matter. इसी लाइन में एक राजस्थान की रूरल टूरिज्म स्कीम की घोषणा की है. वो स्कीम अभी आई नहीं है, but that I am sure that since it is related to tourism, it will be a nice good scheme. जहां तक MSME को रिलैक्सेशन देने की बात है, तो ये रिलैक्सेशन बढ़ा दिया गया है 5 साल के लिए. जब हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो इसमें जैसे ऑडिट है या इंस्पेक्शन है जो MSMEs का होता था, उसके लिए पहले 3 साल था कि आपको 3 साल तक आपकी ये सब फॉर्मेलिटीज आपको करने की जरूरत नहीं है, हम इस चीजों को कंप्लायंस से आपको छुटकारा देते हैं. अगेन ये दिखाता है कि MSME को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की गई कि हम आपके यहाँ पे जो MSME से रिलेटेड MSMEs हैं उनके यहाँ पे हम 5 साल तक इन सब चीजों को छूट आपको इन सब चीजों से दे रहे हैं. So this is also a very welcome move. Now friends, let us start with the tax proposals. As you all know that new tax को introduce नहीं किया गया है, कर भी नहीं सकते थे. GST आने के बाद बहुत स्मॉल एक 5-6 कमोडिटीज इनके पास बची है, या स्टाम्प ड्यूटी और वो मंडी टैक्स इनके पास बचा है, उसमें कुछ कर सकते थे. बट कंसिडरिंग ऑल सिनारियोज अराउंड, they have not increased any tax, new tax in that, and कोई रेट हाइक भी उसमें नहीं हुई है. एमनेस्टीज की हम जहां तक बात करें तो मैंने आपसे ऑलरेडी ये बात बताई कि आपको 2 एमनेस्टीज मिली हैं वैट के अंदर. स्टाम्प एक्ट में और मोटर व्हीकल एक्ट में भी एमनेस्टी आगे आपको मिलेगी. ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब हम फाइनेंस बिल डिस्कस करेंगे कि क्या अथॉरिटीज का सेक्शन 52 में क्या चेंज हुआ है. डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म्स, उसका रूल्स को अमेंड करके पावर कमिश्नर को दी गई. कमिश्नर ने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन 1385 नंबर का कल निकाल दिया है और इससे डेट 30/6/22 इसकी डेट भी आगे बढ़ा दी गई है. सो नाउ इफ यू हैव एनी योर forms in your hands then and having the pending demands against those forms, then you can submit the forms and get your demand corrected by 30th of June. So that is a good move. RIPS 19 में कुछ चेंजेस किए गए हैं, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, वो चेंजेस किए गए हैं. लेकिन जहां तक 2019 की बात है उसमें एक बड़ा टिकलिश पॉइंट था जो मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और CM के यहाँ भी उसको ब्रांच से रिप्रेजेंट किया कि जो स्कीम इस 2019 की स्कीम में अगर हम कोई किसी का एक्विजिशन करते हैं और उसका ऑर्डर NCLT से होता है, अगर आपको याद हो तो 2010 तक की स्कीम्स में एक सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट सीका हुआ करता था और बाइफर होता था. तो उनके अंदर जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती थी, जो सिक यूनिट्स हो जाती थी, अगर आप उनका अधिग्रहण करते थे तो उसमें आपको एमनेस्टी का लाभ मिलता था और जो उसका मिनिमम एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर वो कंसिडर किया जाता था. बट समाउ ये 2019 की स्कीम से छूट गया. तो एक बड़ा एक प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही थी क्योंकि कंसिडरिंग द सिनेरियो अराउंड ड्यूरिंग द पैंडेमिक, लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर शट डाउन और उनको अगर कोई अधिग्रहण करता है NCLT के थ्रू या एनी अदर कोर्ट के थ्रू तो उसको 2019 की स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा था. अब उसको कहां तक बजट स्पीच में इस चीज को एड्रेस नहीं किया गया, बट लेट अस सी व्हेन द नोटिफिकेशंस कम देन ओनली वी विल रियलाइज दैट वेदर दिस पर्टिकुलर issue has been addressed or not. Moving forward, a new scheme has been announced for the RIPS in the name of RIPS 2022, Rajasthan Investment Promotion Scheme 2022. हालांकि नोटिफिकेशन और डिटेल्स अभी इसके नहीं आई हैं, बट मुझे उम्मीद है कि जैसे एमनेस्टी स्कीम इन्होंने 2021 के आगे 2022 एक नेक्स्ट लेवल की स्कीम दी है, आई विल से दैट इट इज नेक्स्ट लेवल स्कीम. तो वो एक ऐसा ही कोई ज्यादा सहूलियत, ज्यादा बेनिफिट्स, ज्यादा सब्सिडीज, ज्यादा इंसेंटिव के साथ एक नई एमनेस्टी ये रिप्स की एक स्कीम ये लेके आए. और जब फाइन प्रिंट्स आएगा तो मैं दिनेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर एक बार वापस चर्चा की जाए, पर्टिकुलर
उस इंसेंटिव स्कीम के ऊपर ही. So these are the proposals which were there in the tax thing. Now we should have a तो इससे भी क्या है, एमएनएस ये जो रिप्स है, रिप्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अपार संभावना है वहां पर, तो उस पर चर्चा करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑलरेडी डूइंग इट. Yes. क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस आएगा और वो कुछ भी चालू करेगा तो बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के वो कर ही नहीं सकता है. चाहे आप बैंक का काम करें, चाहे आप सरकार से काम करें, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उसकी एक्सपर्टीज को काम में लेना ही पड़ेगा. Otherwise, you cannot move an inch forward. That's for sure. So this is a big opportunity, and I'm telling you that I know few young boys who are doing very good work in these RIP schemes and MLU, PY. In Jaipur, I know few youngsters, and I feel very happy to see that they are going beyond this traditional practice. They are breaking all the barriers, and they are not interested in doing these regular works. They are more inclined in doing some different kind of things like these schemes of central government or the state government or the litigation. मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, बट जब उन्होंने मेरे नाम के आगे LLB FCA लिखा, पढ़ा, दिनेश जी ने उसको हाईलाइट किया, तो मैं ये चीजें बता देना चाहता हूँ. क्योंकि मैं मेरी हर डेलिब्रेशन में ये कहता हूँ कि डोंट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कंप्लायंस, दैट इज नॉट आवर जॉब. प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द लिटिगेशन, and to prepare yourself for that particular thing, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप आगे निकलेंगे. आप अगर देखेंगे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट के अंदर we see that there are very few good lawyers of taxation. तो अगर आप मेहनत करते हैं तो the sky is the limit, and litigations you have already seen that it has started flooding in the GST law. टाइम्स टू कम, जब क्लासिफिकेशन चालू होगा, जब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ चालू होगा, तो ये जो लिटिगेशन का फील्ड है ये बहुत वास्ट बड़ा फील्ड होगा. और एंड आई अगेन अर्ज यू, दो इट इज नॉट इन माय टॉपिक टुडे, बट स्टिल आई अर्ज यू ऑल, स्पेशली द यंगस्टर्स who really want to do good in profession, you must prepare yourself for the litigation. चलिए अब वापस आते हैं. देखिए फ्रेंड्स, 174 में एक नया सबसेक्शन 2B इंसर्ट किया गया है. RGST एक्ट का जो 174 है, मुझे 100% में श्योर हूं कि आप लोगों में से 50% ने इस सेक्शन को पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि ये सेक्शन रिपील एंड सेविंग का है. इससे हमारा बहुत कम वास्ता पड़ता है. अगर आप लिटिगेशन नहीं करते हैं तो इससे आपका वास्ता बहुत कम या ना के बराबर पड़ेगा. बट व्हेन यू start doing litigation, then this is one section which becomes very important as far as the old erstwhile laws proceedings are concerned. So ये कहता है कि भाई कौन कौन सा कानून आगे किस किस टाइम के लिए जिंदा रहेगा. 174 इसके अंदर इन्होंने एक नया सबसेक्शन 2B इंसर्ट किया है. वो ये कहता है, if you see the object clause behind this particular insertion, it says that कि हम ये पावर असेसिंग अथॉरिटी को देना चाहते हैं कि वो एक रेक्टिफिकेशन या रीओपनिंग जो पुराने कानून के अंदर है उनको सुओ मोटो कर सके. ये क्यों नौबत आई? क्योंकि आप एमनेस्टी कर रहे हैं. एमनेस्टी में यू विल सी कि ये चक्कर पड़ेंगे, आपको वो भी करना पड़ेगा, आपको रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा, आपको डिमांड भी सेटल करानी पड़ेगी. हाँ दिनेश जी, आपने हाथ खड़ा कर रखा है. नहीं, चलिए सर वो कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है. कोई बात नहीं. तो आपको जब ये सब चीजें करनी पड़ेगी तो you need power for that. Earlier what we saw in the last year's budget, they amended by inserting section 4A in 33 and 3A in 34, जो मैंने आपसे पहले बताया. But now what happened that they had to come with an amendment in the RGST Act, right? They could have done it in VAT Act also, so that it goes on and on and on like that. What they did in the last year also. But what happened? They have inserted a new section in GST law, saying that we want to acquire the powers for the assessing authorities to reassess, reopen, or rectify the demands or orders passed earlier in the erstwhile scheme. तो इसके पीछे जो मुझे कारण समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि आप ये देखें कि ये मैं आपको एक बार आप पढ़ लें ताकि इसमें मैं डाल देता हूँ.
ये मुझे कारण इसका ये समझ में आता है कि अगर आप वैट एक्ट 2000, if you amend the VAT Act 2003 and you amend the sections thereon in 33 and 34, then those particular 5 items which I told you earlier, entry 54(7) schedule to the Constitution, the impact of this particular amendment will go on those particular things also when the government doesn't want कि इसको फर्दर हम आगे ले जाएं। तो इसलिए उन्होंने एक वैट जीएसटी के अंदर ये पावर दी कि जो चीजें जीएसटी में सबस्यूम हो गई है, जो गुड्स, उन गुड्स के अंदर हम जीएसटी में ही चेंज करके और उसी के तहत उसको रीअसेस करें, रेक्टिफिकेशन करें, हमको जो भी करना है वो उसी कानून के अंदर हम करें। तो ये पर्टिकुलर चेंज इस वजह से आया जो मेरी समझ में आता है। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है राइट ऑफ डिमांड। इसके अंदर क्या, मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि जब कोई प्रॉपर्टी लियन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी मेरे पास किसी की अटैच नहीं कर सकता हूँ, कोई बैंक किसी का मैं अटैच नहीं कर सकता हूँ, या अदर असेट में अटैच नहीं कर सकता, सो व्हाट विल हैपन विद दोस काइंड ऑफ डिमांड्स? एवरीबडी नोज दैट दोस डिमांड्स कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम एनीवन। हैविंग सेड दैट, व्हाट गवर्नमेंट डिड, they have amended the section and they have said कि अच्छा ठीक है, अगर जो ऐसी डिमांड्स है against which there is no property or nothing is there in the hands of the government to attach, then in that cases जो उसका लिमिट्स हैं उस लिमिट में रहते हुए आप उसको फ्री करें, उसको डिमांड को वेव ऑफ कर दें। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट चेंज which has been made under the sections 174 of the RGST Act। अब इसमें पावर तो दे दी गई है, लेकिन इसका जो डेट्स हैं जिसके हम वेट कर रहे हैं कि भाई डेट्स आएंगी, डेट बढ़ेगी आगे, वो उसका अभी नोटिफाई होना बाकी है। जो डेट्स आती हैं वो इस पावर को लेके फिर फर्दर उसकी डेट्स आगे बढ़ाई जाएंगी। नाउ देयर इज एन अमेंडमेंट इन सेक्शन 52 आल्सो, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये एक वैट एक्ट का सेक्शन 52 है जो कहता है कि किस आदमी को कितने तक की डिमांड को वेव करने का power है। So you'll see, you just go through these 5 points। इसमें क्या था, अर्लियर जो ACTO है सर एक बार अनम्यूट करें, यशस्वी जी अनम्यूट करें, यशस्वी जी अनम्यूट कर ले। You just go through these 5 points and you will realize that in the earlier provision जो ACTO की पावर थी वो 10,000 रुपए तक की वेव करने की पावर थी, उसको बढ़ा के इन्होंने 1 लाख रुपए कर दिया। फिर जो CTO था उसके 25,000 की पावर थी, उसको बढ़ा के इन्होंने 5 लाख रुपए कर दिया। जो DC की पावर थी वो 1 लाख रुपए की थी, उसको बढ़ा के इन्होंने 5 लाख रुपए कर दी। 5 लाख से ज्यादा वाले की 25 lakhs कर दी। कमिश्नर की पावर इन्होंने बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक कर दी। Now you can see the intention of the government by seeing these increase in the powers of waiver, that old schemes के जो demands है उनको वो चाहते ही नहीं है कि हम आगे carry करें, and let us focus on whatever we have in our pocket in the name of GST। So ये पुरानी demands को wipe off करने के लिए उन्होंने एक बहुत मेहनत के साथ ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट लॉ के अंदर किए हैं। एक जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है जो बड़ा चुपके से आया है, वो अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है, बट इस फाइनेंस बिल में उन्होंने जो पिछले फाइनेंस बिल के सेक्शन 9 और 10 थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए अभी, जो फाइनेंस एक्ट है 2021 का, उसका सेक्शन 9 और 10 जो बात करता है सेक्शन 33 और 34 की, उनके अंदर कोई ऑर्डर्स अगर पास कर दिए गए हैं तो उन ऑर्डर के वैलिडेशन के लिए उन्होंने ये पर्टिकुलर एक वैलिडेशन का क्लॉज फाइनेंस बिल में डाला है। You just see that government is vigilant that whatsoever have been done earlier, they want to just validate things. These order has been passed under section 33(4) or 34(3). In those particular sections, if the orders have been passed during this period of time, then these orders will be validated. It will not be an invalid order whatsoever is passed by the assessing authorities. So this validation clause is also been introduced in the finance bill. So friends, let's now start with the most important topic of today is the amnesty scheme.
Now this is notification number 103. Why I mentioned the notification here? Because there are two notifications. One is 3 and one is 104. 103 relates with the goods which have been subsumed in GST law, right? Other than those 5 particular goods which I mentioned earlier. So this scheme 103 notification will be related to the goods which have not been subsumed in GST law, right? So as we all know that this is altogether different scheme, altogether new provisions, though the provisions are similar, more or less similar to the Amnesty Scheme 21, but certainly with greater benefits and good intent. So you must take the benefit of it. जैसा कि सबको मालूम है, इमीडिएट इफेक्ट कल से ही ये लागू हो गई है स्कीम, और इसका टाइम जरूर उन्होंने कम रखा है, जो 31 अगस्त तक का टाइम है. आई एम श्योर कि वो शुरू में टाइम इसलिए कम दिया है कि इसको बढ़वाने के लिए सब लोग आगे कोशिश करेंगे. So they have introduced this scheme with a ceiling up to 31st of August 2022. Coverage, वास्ट कवरेज है जैसा पिछली स्कीम में था. पूरे 30 से 17 तक की आपकी जो भी डिमांड्स हैं, जितने भी लिटिगेशन हैं, जितने भी SCN या और भी कोई आपकी डिमांड्स पड़ी हुई हैं, वो सब डिमांड्स इसके अंदर कवर हैं GST आने के पहले. ये मैं बता चुका हूँ आपको. 54 के अलावा सारे आइटम्स इसके अंदर उन्होंने किए हैं. नाउ सम डेफिनेशंस, इफ यू सी दैट दिस स्कीम, तो इसमें ये सारे के सारे एक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, चाहे वो सेल्स टैक्स के एक्ट हो, वैट हो, एंट्री टैक्स के दोनों एक्ट हो, लग्जरी टैक्स के दोनों एक्ट हो, ये एंटरटेनमेंट हो, ये सब एक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं. जो भी कमर्शियल लॉस थे राजस्थान गवर्नमेंट के, वो सब के सब इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं. सो इनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी डिमांड्स हैं, देन यू कैन वेरी मच कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द एमनेस्टी स्कीम 2022. Now what is the admitted tax? It becomes important क्योंकि आप जब प्रोविजंस देखेंगे, जो टेबल्स आप देखेंगे जो बेनिफिट्स की हैं, उसमें आपको पता लगेगा कि एडमिटेड टैक्स को की क्या इम्पोर्टेंस है. So it is important to understand what is admitted tax. Based on various judgments also, admitted tax को इन्होंने define किया so that the scope becomes like that only. आपने अगर कोई चीज रिटर्न में डिस्क्लोज कर दी है, then it is your admitted tax. अगर आपने उसका कोई रिप्लाई असेसिंग अथॉरिटी को किसी भी तरीके से दिया है, कोई SCN का रिप्लाई दिया है, या सुओ मोटो कोई रेक्टिफिकेशन के लिए दिया है, या और कोई भी कम्युनिकेशन आपने डिपार्टमेंट में राइटिंग से किया है, in that case that becomes your admitted tax. Now dealer I will not discuss, it is already there, whatever it is, it has been given definition in the VAT Act section 2. Differential tax, we all know what is differential tax. Department, now this is good. The coverage is vast as it was in the earlier scheme also. Composition amount, the exemption fees and the lump sum amount, सब तरीके के टैक्स इसके अंदर इंक्लूड हैं. इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जितने भी डीलर्स हैं, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हैं, कैसा भी काम कर रहे हैं, चाहे वो ज्वेलरी की एग्जम्पशन हो, चाहे वो लमसम पेमेंट किसी का ले रखा हो, या कंपोजिशन हो 3-2 की, वो सारे के सारे डीलर्स इस पर्टिकुलर एमनेस्टी स्कीम में अपना फायदा उठा सकते हैं अगर उनके अगेंस्ट में कोई डिमांड पेंडिंग है तो. सो डिस्प्यूटेड अमाउंट आप देख ही रहे हैं कि जो इंटरेस्ट टैक्स और ये सब हैं जो आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये सब डिस्प्यूटेड अमाउंट में आएंगे. आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो which is pending in the DCR, need not mention that will be the outstanding amount. Now what is important here to see that when to apply and what kind of benefits you will get. So this table will give you the phases, that how many phases are there. In the earlier scheme also there were 3 phases, but with a ample of time. This time you will not get much time to react for this particular, to take the benefit under this particular scheme. Now the first phase, which has already started and it will be lapsed on 30th of June. तो पहला फेज आ चुका है, चालू कल से हो गया है, 30 जून को वो फेज खत्म हो जाएगा. So if you have any demands pending, then go for, if you want to take the maximum benefit of this scheme,
then you have to apply or file your willingness before 30th of June. So make sure that it happens. Now, phase 2 will start only in July, in the month of July 2022, and in the same month, meaning thereby it will be there for only 31 days. So इसको आपको ध्यान में रखना है. Time limit is very important because it will decide that आपको क्या डिमांड, आपको क्या अमाउंट जमा कराना है, टैक्स कराना है, पेनल्टी करानी है, इंटरेस्ट करानी है, किस रेशो में करानी है, कितनी % करानी है, ये ईच फेज के ऊपर आपका डिपेंड करेगा. फेज 3 जो लास्ट फेज है वो आपका 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट द स्कीम वुड बी over. So that is the operative period of this particular scheme. Now, what are the benefits? This is important, and you just see that these are very welcome, steps which the government has taken. Now, first, ये यशस्वी जी एक सेकंड यहाँ रुकूंगा. ये तीनों फेजेस का जो आया है, कोई पर्टिकुलर पर्पस है क्या अलग अलग फेज का? मतलब सर देखिए, अब अगर खुला छोड़ देते हैं, पर्पस तो इसलिए है क्योंकि बेनिफिट्स हैं वो फेज वाइज है. अगर आप फेज 1 में अप्लाई करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, फेज 1-2 में अप्लाई करेंगे तो फेज 1 से कम बेनिफिट मिलेगा, फेज 3 में अप्लाई करेंगे तो सबसे कम बेनिफिट मिलेगा. तो जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा. दिस इज द इंटेंशन. और उसको करना भी रेस्ट्रिक्ट तो कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज खुला तो किसी चीज को छोड़ नहीं सकते. बट ठीक है, जो अर्ली रिएक्टर्स हैं, जो अर्ली रिएक्ट कर रहे हैं लोग, उनको ज्यादा बेनिफिट मिले तो ये एक मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है. चलिए साहब, जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिमांड है वो है डिक्लेरेशन फॉर्म से रिलेटेड. आप कॉलम नंबर 3 देखें, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि कितना लिबरल इस स्कीम को बनाया गया है. व्हाट दे आर सेइंग दैट इफ यू हैव फाइल्ड एनी डिक्लेरेशन फॉर्म टू द गवर्नमेंट विद द डिपार्टमेंट, और आपके पास उसकी किसी भी तरीके की पावती है, चाहे आपके पास काउंटर फॉइल उस पर्टिकुलर, क्योंकि क्या हुआ, यू विल सी इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड वेरी रेगुलरली. यू सी दैट आई एम श्योर एवरीवन whosoever is here must have faced this problem where during this transfer due to these what is this restructuring thing, lot of files have been transferred from one circle to another. And what happened during that particular process, lot of papers have been they have lost the papers, or in some cases the entire file is lost. So what they are saying that even if you have filed, when you have filed your forms with the department, then if you have the counter file of the form found filed submitted to the department, or आपके पास कोई प्रूफ है, इफ यू हैव एनी प्रूफ ऑफ डिपोजिशन. क्या होता है, जब हम भरते हैं तो हम उसको ऑनलाइन उसकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट करते थे. उस एक्नॉलेजमेंट जनरेट करने के बाद हम उसको लेके डिपार्टमेंट में जाते थे. जब आपका आदमी डिपार्टमेंट जाके उसको फाइल करता था तो वहां से एक आपको पावती मिलती थी, वो रिसीट करके देते थे कि हमने फलानी डेट को ये फॉर्म ले ली. अगर आपके पास वैसी कोई रिसीट भी है तो भी आपको ये माना जाएगा कि आपने फॉर्म सबमिट कर लिए. They have not stopped here also. You will just see and wonder that with what intent this scheme has been introduced. What they are saying right now in this scheme is that even if you prove by documentary evidence that the goods have moved from one state to another, meaning thereby if you have sent any goods in interstate movement of goods, क्योंकि C form F form तभी लगेंगे या H form for that matter, तो आप अगर उसको भी प्रूव कर देते हैं, when we talk about VAT 15 also in the course of export sale, अगर आप उसको ये प्रूव कर देते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कि हमने ये चीज राजस्थान से बाहर इंटरस्टेट मूवमेंट में राजस्थान से बाहर या देश से बाहर भेजी है, in that case also it will be considered, or considered for what? Entire amount of tax will be waived, entire amount of tax, interest thereon, penalty, and accrued interest till the date of passing the order under this scheme. I mean, you could not have been expected more than that in as far as the declaration forms is concerned. Nothing is to be paid if you provide anything, the counterfoil, the pauvti of submission of form, or even if you establish the interstate movement of goods. In all cases, nothing is to be paid to the government
everything will be waived. First, the second limb of this particular category is that if you are not covered above, मान लीजिए आपके आज कुछ भी नहीं है, न फॉर्म आए, न मैंने डिपार्टमेंट में जमा कराने की रसीद है, न मेरे पास ये प्रूव करने का है कि मैं इसको इंटरस्टेट मूवमेंट कर सकता हूं या नहीं, उस केस के अंदर भी आपको केवल मैक्सिमम 30% देना है। फेज 3 के अंदर, जो दिनेश जी भी पूछ रहे थे फेज की क्या जरूरत है, वो इसलिए जरूरत है, आप अगर फर्स्ट फेज में ये विलिंगनेस दे देते हैं तो केवल 20%, ओनली 20% ऑफ योर डिमांड, केवल टैक्स और कुछ नहीं। रिमेनिंग आपका टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस कुछ भी है सब वेव। सेकंड फेज में जाएंगे, थर्ड फेज में जाएंगे तो 5-5% आपका अमाउंट वो बढ़ता जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि इससे बढ़िया स्कीम आपके लिए क्या हो सकती है। डिक्लेरेशन फॉर्म्स में आपको ये तक कह दिया कि अगर आप इंटरस्टेट मूवमेंट अगर आप प्रूव कर देते हैं then there will be no demand. So I mean this is a dream scheme and one should always try and take the benefit of it. शकील जी बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं, अगर कुछ क्वेरी बीच में है तो। नाटानी जी कर रहे हैं हाथ खड़ा एक बार, नाटानी जी भी कर रहे हैं सर। एक बार अपन हैंड रेस बाद में लेंगे एक साथ सर। चलिए ठीक है, मैं फिर कंटिन्यू पे लेंगे सर 5:30 पे। ओके ओके 5:30 तक एक बार करिए, फिर हम लेंगे सर 5:30। बिल्कुल बिल्कुल। Now moving forward in this line, you will see that the category, what the category 2 is. Category 2 को जब आप देखेंगे तो उसमें आउटस्टैंडिंग किस किस चीज से रिलेटेड है, ये आपको 10 चीजें इसके अंदर स्क्रीन पे दिखेंगी कि जो आप इन सब चीजों से रिलेटेड है। वेरियस एक्ट्स इसके अंदर हैं, बट जो मैं वन बाय वन जो शुरू के 3-4 है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। बाकी आगे के अपन डिस्कस नहीं करेंगे, उसको अपन स्किप कर जाएंगे। What it says that related to the rate of tax classification interpretation, इन्होंने इसको एक साथ डाल दिया इस स्कीम के अंदर, क्योंकि पिछली स्कीम में 3 नंबर में थे और वहां पे काफी डिस्कशंस थे कि साहब इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट क्या होगा, हम उसको कैसे लेके जाएं, इवेजन होगा तो क्या होगा। तो इन्होंने इन सब चीजों को एक साथ यहाँ डाल दिया और ये कह दिया कि आप इसमें 100% एडमिटेड टैक्स और 40% डिस्प्यूटेड अमाउंट, अगर आपने ये एडमिटेड टैक्स जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, अगर आपने वो कर दिया है तब तो प्रॉब्लम है। अगर आपने उसको डिस्प्यूट कर दिया है तो आप 40% पे फर्स्ट फेज में प्लस 5% इन द नेक्स्ट फेजेस आप इससे बाहर निकल सकते हैं। द बेनिफिट मे बी अवेल्ड इन दैट, सो बी केयरफुल फॉर दैट। द सेकंड थिंग रिलेट्स टू द आईटीसी मिसमैच। देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि आईटीसी मिसमैच के लिए हम सब परेशान हो रहे थे, मैंने पहले शुरू में बोला भी। अब इन्होंने क्या कहा कि साहब आप आईटीसी मिसमैच से परेशान मत हो। उसको पहले के जो 5 पिछली वाली जो 2021 की स्कीम थी, इफ यू recall that, you will come to know that in that particular thing, category 1 was whatever is not falling in any of the next following categories. तो उसमें आईटीसी कहीं पे भी नहीं थी, तो वो फर्स्ट में फॉल करके 90% टैक्स में जा रही। इन्होंने उसको ये कहा कि अगर आपकी आईटीसी मिसमैच या सेल मिसमैच की कोई प्रॉब्लम है जो नीचे 3 में कवर नहीं है, जो कि बोगस बिलों से रिलेटेड है, वो अपन बात करेंगे, तो उससे अगर आपकी कोई डिमांड है तो उस डिमांड में आप केवल 40 पैसा डिस्प्यूट टैक्स का जमा कराओ और आपको उससे फायदा मिल जाएगा। नाउ अगेन litigation comes. Why I'm saying that? Because what happens, it becomes important here. What is important to note is the disputed amount. अगर आपने उस वक्त इस पर्टिकुलर चीज की अपील कर दी या इसको डिस्प्यूट में डाल दिया कि ये आईटीसी गलत है, किसी भी कारण से अगर मुझे आईटीसी मिसमैच हुआ, उसने रिटर्न जमा नहीं कराया, पैसा जमा नहीं कराया, व्हाट्स रीजंस, आई एम नॉट गोइंग इन दैट, बट किसी भी रीजन से अगर आपका आईटीसी का मिसमैच हो गया और आपने उसको डिस्प्यूट कर दिया, तो आपको बड़ा फायदा यहाँ है। 40% पैसा जमा कराने से आपको छूट मिल सकती है। So this is very important provision which we need to understand and take in good consideration while doing things. Now, related to evasion, अगर इसमें पेनल्टी लगी है नहीं लगी है, थर्ड जो कैटेगरी 2 का जो रोमन 3 पॉइंट है, वो ये कह रहा है कि अगर आपकी कोई केस हैं जो रिलेटेड हैं इवेजन से, कोई एंटी इवेजन ने आपको कोई केस बनाया है और वो 3 में फॉल नहीं हो रहे हैं, बोगस बिल या अनअकाउंटेड फॉर, उसमें अपन बाद में बात करेंगे। तो अगर आप उसमें फॉल नहीं कर रहे हैं और यहीं पे फॉल कर रहे हैं, आपकी डिमांड कोई इवेजन से रिलेटेड है, तो आपको 40%, 45%, 50% एज द केस में भी फेज वाइज
देखिए मैं फर्स्ट फेज की आपसे परसेंटेज बोल रहा हूँ, उसमें 5-5% आके बढ़ के ऑटोमेटिक चलेगी, क्योंकि अपन टाइम बचाने के लिए इसको 3 में अलग अलग बार बार नहीं बोलेंगे। तो 40% अगर आप डिस्प्यूटेड टैक्स का जमा कराते हैं, देन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, वेरी नाइसली रिटन स्कीम। नाउ फोर्थ पॉइंट बिकम्स इंपॉर्टेंट एज फार एज द एंट्री टैक्स इज कंसर्न, क्योंकि लिटिगेशन ज्यादा इसी में चीज में था, या तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको क्या ट्रीटमेंट किया है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर। Now, if you have disclosed those goods in your books of accounts, then you can take the benefit of this 40% thing. If it is disputed as 100%, तो ये आप फायदा उस केस के अंदर ले सकते हैं। जो आगे के 5-6 पॉइंट्स हैं वो सिंपल है। अगर आपको मोटर वे एंट्री टैक्स के दोनों एंट्री टैक्स में मोटर व्हीकल में कोई डिमांड है, या एंटरटेनमेंट टैक्स की कोई डिमांड है, या लग्जरी टैक्स की कोई डिमांड है, तो उसके अंदर आप टैक्स जमा कराइए। इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस और अक्रूड इंटरेस्ट जो आज तक का इस ऑर्डर के अगेंस्ट, इस ऑर्डर पास करने तक का होगा, वो सारा आपका माफ हो जाए, राइट। मूविंग टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, which relates to the disputed amounts of ITC through bogus bills or the unaccounted for goods की। इन दो केसेस के अंदर इवेजन ने अगर कोई अनअकाउंटेड फॉर गुड्स का पकड़ा है, इन दो केसेस के अंदर आपको सारा का सारा टैक्स जमा कराना है। अर्लियर स्कीम में था कि आपको पेनल्टी भी जमा करानी। सो नाउ व्हाट यू कैन आस्क मोर, आप केवल 100% टैक्स जमा कराएं और आपको फायदा उसका मिल जाएगा। इस स्कीम के अंदर सारा इंटरेस्ट वेवर है, सारा पेनल्टी वेवर है, सारी लेट फीस वेवर है इन दी फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में आपको 5% पेनल्टी देनी पड़ेगी और आगे के लिए 10% पेनल्टी। रिमेनिंग आपका जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है, एंटायर इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ पेनल्टी विल बी वेव्ड ऑफ। सो दिस कैन बी डन लाइक दैट। यशस्वी जी, अच्छा स्क्रीन हो रही है, मूव हो रही है। कुछ लोगों को कंप्लेन आ रही है, सर ये नेटवर्क का इशू आपके यहाँ पर होगा, मेरे यहाँ भी नेटवर्क का इशू आ रहा है। वॉइस परफेक्ट है, स्क्रीन भी प्रॉपर मूव हो रही है। आप अपना नेटवर्क चेक करिए, नेटवर्क का इशू कहीं ना कहीं है। मेरे यहाँ भी क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर, वो अपने यहाँ नहीं है सर, वो उनके यहाँ पर, अपने यहाँ नहीं है। वो नेटवर्क का इशू प्रॉब्लम क्या आ रही है सर? वो वॉइस ब्रेक हो रही है अभी, तो वो वॉइस ब्रेक इसलिए होती है नेटवर्क के इशू की वजह से। मेरे यहाँ तो फुल नेटवर्क बता नहीं रहा है। सर फुल, अरे सर उनके यहाँ, सर मैं यही कह रहा हूँ, जिनके यहाँ हो रही है उनके यहाँ आ रही है। यस, नहीं वैसे ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मेरा जो भी लेक्चर होता है उसमें ये प्रॉब्लम आती है। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस। नहीं सर, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट इट हैपेंस। यस। चलिए नॉनदलेस लेट्स कम बैक। चौथा जो आपके स्क्रीन पे आपको कैटेगरी दिख रही है वो रिलेटेड है एक्सक्लूसिवली डिमांड इंटरेस्ट की और 25 करोड़ से ज्यादा है। ये बेनिफिट आपके सामने दिए हुए हैं, ये आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें 40% इंटरेस्ट का दिया खत्म करें फेज वाइज। So there is nothing much to discuss in this particular category. फिफ्थ कैटेगरी इन्होंने नई कैटेगरी इस बार डाली है, जो डिफेंस से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उनकी, या कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एंटिटी है, कोई एस्टेब्लिशमेंट है, उनके अगेंस्ट में अगर कोई डिमांड पड़ी हुई है तो उसमें उनको कुछ भी जमा नहीं कराना। सारी की सारी डिमांड वाइप ऑफ हो जाएगी, कुछ जमा नहीं कराना। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, अक्रूड इंटरेस्ट, एवरीथिंग विल बी वेव्ड ऑफ। सो अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी आपकी क्लाइंट है, उसका कोई डिमांड पड़ी हुई है, तो आप इसका बेनिफिट 100% उसको दिला सकते हैं। नाउ सिक्स्थ इज द रेजिड्यूटरी कैटेगरी, जो कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा है उसको यहाँ पे आप लेके चले जाएं और उसमें आप 75% टैक्स का जमा करा दें और छूट पाएं एवरीथिंग, जो फेज वाइज 5% बढ़ जाएगा। चलिए साहब, ये इसके जो कुछ बेनिफिट्स थे वो हैं। अब मैं आपसे कुछ एक्सप्लेनेशंस जो इसके हैं वो आपसे डिस्कस कर देता हूँ। पहला जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको जो डीलर अपनी विलिंगनेस दे देगा, और उस विलिंगनेस के 10 दिन के अंदर फाइल करने के अंदर आपको उस पैसे को डिपार्टमेंट आपको कन्वे करेगा कि साहब आपका ये फाइनल अमाउंट है। उस फाइनल कम्युनिकेशन के 10 दिन के अंदर आपको पैसा जमा कराना है, या उस फेज की जो लास्ट डेट है उसमें पैसा जमा करना है। जो भी वो बाद में है उसमें पैसा जमा कराना है। मान लीजिए अगर आप यहाँ आज अप्लाई किया और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपके पास फाइनल कम्युनिकेशन आ गया और आप एग्री कर रहे हैं, पैसा जमा कराना चाहते हैं, तो आप ये तो 10 दिन में जमा करा दें या 30 जून तक जमा करा दें, ये आपके ऊपर है। बेनिफिट आपको सेम मिलेगा, जो भी दोनों में से लेट है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। नाउ
इसमें क्या है कि जो बेनिफिट है, अगर आपकी 10 दिन का जो टाइम है वो मान लीजिए आपने उसको अप्लाई किया 20 जून को और आपका कम्युनिकेशन जुलाई में चले गया, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दे हैव इवन इन द अर्लियर स्कीम इट वाज देयर दैट the benefit of that particular phase will be given to you, in which you have applied for you have filed your willingness or you have applied for the amnesty scheme. अगर वो पैसा आपने टाइम पे नहीं जमा कराया तो जिस फेज में आपने वो पैसा जमा कराया उस फेज का आपको बेनिफिट मिलेगा। कई बार ये गलती या चूक हो जाती है, तो इसमें ये ध्यान रखना है अपने को कि आपको पैसा जिस फेज में, अगर आपने ऊपर वाले उसमें चूक गए पैसा जमा कराने में, तो आप जिस फेज में पैसा जमा कराओगे इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसी फेज का आपको बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल इश्यूज पिछले वाले एमनेस्टी में भी आए थे। सो डिपार्टमेंट इज स्ट्रांगली ऑफ द व्यू कि इसमें बिल्कुल स्कीम के अंदर स्पेसिफाइड है, आपको बेनिफिट हम उतना ही दे पाएंगे। नीडलेस टू मेंशन कि अगर वो कंटिन्यूअस फेलियर है तो उसमें उस बेनिफिट उसको इस स्कीम में मिल नहीं पाएगा। Now this is a very welcome move. When you see the explanation and explanation 1B it is, and कई बार क्या होता है डिमांड बड़ी होती है या मेरे पास पैसा नहीं होता है, और क्या है कि अभी तो वैसे भी कोविड का टाइम है, so everybody is crash crunch right now, is in under a big crash crunch. So department understood that and it has been represented also in earlier scheme कि आप इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर इस जो पैसा हमको जमा कराना है उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर जमा करवाएं, तो दैट वुड बी अ बिग हेल्प टू द इंडस्ट्री एट लार्ज। सो 5:15 बज गए, मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ। उस इंडस्ट्री एट लार्ज को आप इंस्टॉलमेंट का दे दें, तो इसमें आपकी स्कीम पे है लिमिट्स हैं 4, 5, 6 उसके इंस्टॉलमेंट्स। आपको 50 लाख तक है तो 4 इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, 50 लाख से 1 करोड़ है तो 5 इंस्टॉलमेंट, और 1 करोड़ से ऊपर 6 इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ दिनेश जी, ताकि अपन ज्यादा चीजें कवर कर पाए। यस सर। इसमें जो कम्युनिकेशन, फाइनल कम्युनिकेशन आपको 10 दिन जो है उस तब आपकी पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी, जब आपने कम्युनिकेशन आपके पास फाइनल आ गया। Within 10 days you have to react on that and deposit your first installment. What will happen with the second and third installment, that it will started once you have deposited your first installment. In that case, the counting of 30 days will begin from the date on which the first installment is paid. Meaning thereby, if you have deposited money today on 24th of February, then it will be counted for 30 days from now, the 23rd of March, and then the last installment and the next installment will be after 30 days of that. If you fail in deposition, then there will be no benefit granted, but एक relief है। अगर कमिश्नर को जाके आप ये प्रूव कर देते हैं कि sufficient cause की वजह से मैं ये पैसा जमा नहीं करवा पाया, then the power is given to the commissioner that he can condone the delay, और वो sufficient reason के ऊपर आपको इससे relief दे सकता है। So this is you can say that it is a savior for some people, from genuine people who can prove some sufficient ground which became obstacle in paying the installments, so that can be done here. Now second explanation जो है वो उसमें केवल लास्ट के जो 4 पॉइंट है मैंने लाल कर रखे हैं वर्ड्स, वो इंपॉर्टेंट हैं। आपका जो सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ था उसमें मेरे को ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी से वो सेट ऑफ होगा। पिछली स्कीम में ये पॉइंट उन्होंने नहीं डाला था, सो वी फॉट फॉर इट दैट व्हाटएवर अमाउंट आई हैव डिपॉजिटेड इन द स्टेट एक्सचेकर फॉर गोइंग टू एक्सरसाइज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अपील, in that case if I have to deposit something 10% of the tax amount mentioned in section 82(3) which relates to the appeal before the appellate authority, so in that case that amount which is deposited must be considered against the tax itself, and then the amount outstanding demand must be calculated. तो वो एक डिस्प्यूट उस केस के अंदर हो गया था, और तो उन्होंने इस स्कीम में उस डिस्प्यूट को हटा दिया कि भाई साहब अगर आपने कोई पैसा अपील के लिए भी जमा कराया है तो पहले वो हम एडजस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। तो आप इसको ये नहीं समझें कि आप उस अपील का पैसा इसके अंदर एडजस्ट हम आगे करेंगे।
नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन थर्ड, जो आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है, जो इंटरेस्ट पेनल्टी से रिलेटेड है, उसका टैक्स जो है वो डीम टू बी डिपॉजिटेड मान लिया जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं है, पुरानी स्कीम वाला ही सेम डिटो एक्सप्लेनेशन है। 4 नंबर का जो एक्सप्लेनेशन है ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप की कोई डिमांड डिपॉजिट हो चुकी है तो आप असेसिंग अथॉरिटी को उसका इंटीमेशन दे दो कि साहब ये डिमांड हमने जमा करा दी है, जो एज पर टेबल आ रही है अर्लियर ही। अगर आप कोई डिमांड पेंडिंग नहीं है और असेसिंग अथॉरिटी खुद भी अगर चाहे तो उस पर्टिकुलर डिमांड को वो स्क्रैप ऑफ कर सकता है। इट वाज देयर इन अर्लियर 21 स्कीम आल्सो इट वाज देयर। इसको मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि कुछ नया इसके अंदर है नहीं। एक्सप्लेनेशन 6 एडजस्टमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग, सो इसके लिए भी नई अलग से प्रोविजन किया गया है कि भाई अगर जो अगर आपने रेक्टिफिकेशन कुछ फाइल किया है, जैसा अपन ने डिस्कस किया था फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट हुआ है, तो आपको उसमें टाइम लिमिट 90 डेज की दे दी गई है कि अगर रेक्टिफिकेशन वहां से आता है तो, और एसएससी ये कहता है कि मैं एमनेस्टी में जाना चाहता हूँ, तो आप प्रायोरिटी पे पहले उस एप्लीकेशन को 90 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ करें, सो दैट दिस amnesty may be opted by that particular assessee. Now explanation 7 is with regard to the disputed amount which is not there in DCR. जैसे आप कोई रिमांड की है, कोई डिमांड थी जो पेंडिंग नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट लगा दिया, तो उसको अगर नहीं भी है, अगर कोई SCN भी दिया हुआ है तो DCR में नहीं है, तो इन दैट केस के अंदर जो टैक्स माना जाएगा और असेसिंग अथॉरिटी उसको विड्रॉ कर लेता है, इन दैट केस वो वाइप ऑफ की जा सकती है। नाउ क्विकली गोइंग थ्रू द प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर? विलिंगनेस आपको ऑनलाइन फाइन करनी है, देयर इज नो हिडन एजेंडा इन दैट। सेपरेट विलिंगनेस अलग एक्ट्स के लिए लगेगी। फाइनल डिमांड्स कम्युनिकेट कर देंगे आपको इलेक्ट्रॉनिकली। Detailed procedure clarification would be notified by the commissioner. It is mentioned in the scheme, not yet notified, but we can very much assume that the whatever the these procedures were there in the VAT amnesty scheme 21, वो more or less same ही इसके अंदर भी clarification आने चाहिए, so we can act upon and we can see those particular procedures and clarifications which were there in earlier scheme also. केसेस जो 2021 के पेंडिंग पड़े हुए हैं उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये माना जाएगा, अगर उसका AS2 फाइल नहीं किया गया है तो प्रायोरिटी पे AS2 फाइल करो, जो प्रोसीजर दिया गया है। असेसिंग अथॉरिटी इज बाउंड टू इशू AS2 इन दोस पर्टिकुलर केसेस वंस इट इज फाइल्ड, और वो फाइनल हो चुका था। सेकेंड थिंग, अगर आपने विलिंगनेस लगा दी थी उस पर्टिकुलर amnesty scheme and you by any reason you have not acted upon that particular willingness, then it will be deemed to be filed under this scheme also. अगर आपने willingness 21 में लगा के छोड़ी हुई है तो वो 22 की भी willingness उसमें मानी जाएगी कि आपने उसके अंदर अप्लाई 22 के अंदर भी उसको कर दिया है। ये कोई these are the conditions कि आपको अगर कोई पैसा पहले डिपॉजिट किया हुआ है तो वो एडजस्ट कर लेंगे और आपको रिफंड इस चीज का नहीं मिलेगा। नाउ दिस इज द एमनेस्टी स्कीम नोटिफिकेशन 104 which relates to those goods which fall under entry 54 of the 7th schedule to the Constitution of India, which I have already discussed with you. Immediate effect से लागू हो चुकी है, 28, 31, 8, 22 तक लगेगी। इसका कवरेज लिमिटेड है उन 5 गुड्स के लिए जो मैंने आपसे डिस्कस किया। एंड प्लीज बी केयरफुल कि ये जो स्कीम है ये केवल 4 एक्ट्स को कवर कर रही है, दोनों RST एक्ट 1954-94, VAT एक्ट 2003 एंड CST एक्ट 1956। सो कवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम इज फॉर दोज 4 एक्ट्स, राइट। Now this is the table and the benefits which are flowing. आप देखेंगे कि कॉलम नंबर 2 में डिमांड जो 31 मार्च 2017 तक निकल चुकी थी, उसमें अगर आप फॉल कर रहे हैं तो आपको डिपॉजिट कराना है एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स which will be increased with penalty and gradually from 5% and 10% in
फेज वाइज। रिमेनिंग आपकी पेनल्टी, इंटरेस्ट सब कुछ वेव हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ था कि जब ये स्कीम 21 की आई थी तो वो लोग छूट गए थे जो लोग एंट्री 54 में फॉल कर रहे हैं और जो वैट में आ रहे हैं। तो उन लोगों की ये थी कि साहब हमारे को क्यों नहीं आप एमनेस्टी दे रहे हो। जब सबको एमनेस्टी दे दी, देन why this discrimination is done with us? So they have given this particular scheme. अगर आपकी 31/3/17 तक कोई डिमांड है तो आप फेज वाइज उसका पैसा जमा कराएं और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज द स्कीम। नाउ द सेकंड what you call the category is the demand created after 31st of March 2017 and it goes up to 31st of January 2022. So you can see that the intention is very clear कि आप लेटेस्ट तक की जो भी डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को सबको आप खत्म कर दें और उससे छुट्टी पाएं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। What they want is you just deposit the entire amount of tax plus 20% of interest, 15% of interest in the first phase and 15% of penalty. Once you deposit this, then there is nothing. Remaining amount whatsoever of your interest or your penalty will be waived off and you can avail the benefit in that sense. Meaning thereby, if your demands related to any cases between 1st of April 17 till 31st of January 2022, in that case, if it relates to evasion, this much of amount, that is the entire amount of tax, 15% of interest and penalty in first phase, you deposit these particular amounts and the benefit would flow to you for the penalty, remaining interest and late fees and the accrued interest as well. Now, the third category is related to the declaration forms. Again, same provisions what I discussed earlier with you in notification number 103 for the goods which are subsumed in GST. So if you just provide the counterfoils of proof or the interstate movement का कोई भी अगर आप सबूत दे देते हैं तो आपको ये पूरा फ्री है। उसके बाद आप 20%, 25% या 30% फेज वाइज आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ये डिक्लेरेशन फॉर्म्स की जहां तक बात है वहां पे ये चीज आपको बेनिफिट फ्लो कर सकती है। नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज जहां पे डिमांड 31/3/17 से के तक है और जो कैटेगरी 1 या 3 जो कि नॉट रिलेटेड टू इवेजन या आपके डिक्लेरेशन फॉर्म्स उनसे रिलेटेड नहीं है और 31/3/17 के पहले की है, उसके अंदर आप 90% टैक्स जमा कराएं और आपके पास रिमेनिंग टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का पूरा वेवर आपको मिल जाता है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर फॉर दोस पर्टिकुलर 5 आइटम्स। इसके बाद फिफ्थ जो कैटेगरी है उसमें आपको डिमांड्स जो 17 से 22 के पीरियड के बीच में है और जो कैटेगरी 2 और 3 इवेजन और डिक्लेरेशन फॉर्म में फॉल नहीं कर रही है, इन दोस पर्टिकुलर केसेस आपको 100% टैक्स का जमा कराना है और आप फ्री हैं फेज 1 में। दिनेश जी, फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, फेज 2 में आपको 10% टैक्स भी देना है और फेज 3 में आपको 20% टैक्स देना है। सो तो कुल मिला के उम्मीद कम करेगी एक्सटेंड होंगे, टाइम से ही इसके अंदर फॉल कर लें। मेरा मानना यह है कि इसमें टाइम में ही फॉल करना चाहिए क्योंकि जो फर्स्ट फेज का टाइम है वही सबसे बड़ा है। यस। तीन 3.5 महीने आपको उसमें मिल रहे हैं। सो मेरा राय भी यही है कि आप उसको फर्स्ट फेज में ही कंप्लीट करें। इस स्कीम से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशंस भी हैं, वो एक्सप्लेनेशंस मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन सेम हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, डिट्टो वर्बैटम वो बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशंस हैं। सो वी विल नॉट, आई वुड लाइक टू डिवोट मोर टाइम टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। सो अपन उसमें रिपीटेशन नहीं करेंगे, अपन उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, कुछ
अलग से कुछ मिसलीनियस अनाउंसमेंट्स भी हैं जो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, सो दैट यू हैव ऑन बैक ऑफ योर माइंड while discussing something with others. First is the RIPS scheme 2022 is being announced. उसका notification निकलेगा, then it will be effective, and then only we will come to know that what kind of benefits are flowing. And I'm sure that that would be better than 2019 scheme. मैंने कुछ point 2019 के जो issues थे वो आपसे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। बजट के लिए कल कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग भी बुलाई है सुबह, तो अगर आप लोगों के कोई सजेशन हो दिनेश जी, अगर आपके फॉर्म से आ सकते हो तो मुझे बता दें, तो मैं कुछ भी व्हाटएवर बजट से रिलेटेड या एमनेस्टी से रिलेटेड, तो मैं उनको कमिश्नर साहब को कल मीटिंग में बुलाया, उन्होंने तो वहाँ रिप्रेजेंट कर भी दूंगा। सो दैट सबसे रिक्वेस्ट मेरा, यदि कोई सजेशन आपके हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प, राइट। सो नई एमनेस्टी स्कीम भी जल्द ही आने वाली है। द डिपार्टमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट। कुछ अमेंडमेंट्स 2010, 2014, 2019 की स्कीम्स में भी आएंगे और वो अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं। सो वन डिक्लेरेशन अनाउंसमेंट व्हाट द ऑनरेबल सीएम मेड इन हिज बजट स्पीच वाज कि हम 10 और 14 जिनके ऑपरेटिव पीरियड खत्म होने वाले हैं उसको हम कंसिडरिंग द कोविड प्रॉब्लम्स उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि कोविड में कई यूनिट्स इनका बेनिफिट नहीं ले पाई फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो 1 साल उस इन पर्टिकुलर स्कीम्स को बढ़ाने का भी अनाउंसमेंट किया गया है। ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। स्टाम्प ड्यूटी में भी और मोटर व्हीकल एक्ट में भी कुछ एमनेस्टी आई है, तो उसमें अगर आपकी कोई क्लाइंट हो देन यू कैन गो थ्रू दीज स्कीम्स एंड गेट बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम। MLU-PY जो स्कीम थी मैंने आपसे इनिशियली डिस्कस किया एट लेंथ, उस स्कीम के अंदर भी कुछ रिलीफ एंटरप्रेन्योर्स को देने की बात की गई है, जैसे कि वन टाइम बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट का था उसका वन टाइम बेनिफिट उन एंटरप्रेन्योर्स को देंगे जो एक्ट अपॉन कर गए थे। आई विल नॉट डिस्कस मच बिकॉज मैं इनिशियली उस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ अमेंडमेंट स्टाम्प एक्ट में है, उसमें आप साफ दिखाई देता है कि जो टूरिज्म यूनिट है, जो मैंने पहले भी आपसे बताया, उनको कुछ कंसेशंस दिए गए हैं, उनको रेट्स जो होगी उस पर जो ड्यूटी लगेगी वो ड्यूटी भी इंडस्ट्रियल लैंड पे ड्यूटी लगती है वो लगेगी। ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है। प्लस जो डीएलसी है उसको 10 की बजाय 5% से इस बार बढ़ाएंगे, जो पिछले बार उन्होंने किया था कि हर साल 10% बढ़ेगी, इस साल उसको 5% ही बढ़ाने की बात है। स्टाम्प ड्यूटी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की रिलीज है उनके लिए रिड्यूस करके 500 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी उस पर लगाया गया है, और 50 करोड़ रुपए तक की अगर कोई कन्वेंस डीड है रिलेटिंग टू द मर्जर एंड एक्विजिशंस, क्योंकि ये चीजें आजकल बहुत चल रही हैं, तो उस पर्टिकुलर की जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको रेमिट किया जाएगा। फिर जो स्टाम्प ड्यूटी है उस पर 75% तक का छूट दी गई है उन इंस्ट्रूमेंट के उस पे जिसने कि होटल का डेवलपमेंट कर रहा है स्टेट के अंदर, जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है और वो सर्टिफाइड है टूरिज्म डिपार्टमेंट से, तो आप 75% तक की उसके अंदर छूट ले सकते हैं। ये एक बड़ा वेलकम अमेंडमेंट इसमें प्रपोज किया गया है। नाउ जो स्टाम्प ड्यूटी, ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको अभी? यस सर परफेक्ट। तो 100 यार्ड या 50 यार्ड तक के जो प्लॉट्स हैं, चाहे वो बने हुए हैं चाहे खाली हैं, उन पे भी स्टाम्प ड्यूटी को 5% पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि स्टाम्प ड्यूटी उन पे 5% लगेगी। ये अपन सब लोगों के काम की चीज है। पहले 8% थी ना मेरे ख्याल से, 8 से 5 हो गई। हाँ, इसको घटा के 5% कर दिया। लोन एग्जीक्यूशन है जो एजुकेशनल पर्पस के। सर आप म्यूट हो गए। आप म्यूट कर देते हो मुझे बार बार। नहीं मैं नहीं कर रहा सर, ये वो कहीं से मैं नहीं कर रहा। स्टाम्प ड्यूटी जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए लोन पे है उसको भी रेमिट कर दिया गया है। दिस इज अ गुड मूव। ये एक बार इसको बोलना स्टार्ट, मतलब बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल जीरो हो गई है। हाँ, उसको रेमिट कर दिया, रेमिट कर दिया। एजुकेशन लोन के ऊपर दिखती सिर्फ है जी, एजुकेशन लोन के लिए ये सिर्फ। हाँ, एजुकेशन लोन के लिए कह रहा हूँ, एजुकेशन लोन। एक ये इंपॉर्टेंट चेंज है जो एलएलपीज और कन्वर्जन पे जो ड्यूटी लगती थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो,
इन सबको चेंज करके और इसमें चेंज 0.5% कर दिया गया है इन सबको मिलाकर। पहले LLP में और कंपनीज में इनमें एक डिस्पैरिटी हो रही थी, तो उस चीज को निगेट करके उसको 0.5% कर दिया, और जो 10,000 तक के जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी इसमें रेमिट कर दी जाएगी। Now the last change in stamp duty is the instrument जो लीज परचेज और लीज ऑफ लैंड पे लगने वाले थे उनको 75% तक की छूट इस स्कीम के अंदर प्रपोज की गई है। So this is also one of the changes which we need to take in mind, and इसमें आपको केवल ये दिखाना है कि मेरा जो रिप्स का सर्टिफिकेट है वो मुझे मिला हुआ है। So once you establish that you are a RIPS sanctioned entity, then 75% will be reduced on that. तो ये आप देखेंगे कि हर चीज को टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के रूप में इस बजट में दिखाया गया है कि we are willing to welcome with open hands all the industries whatsoever who want to come in Rajasthan and establish their business. So this is in that way, this is really an good budget, I would say. So with that I conclude my deliberation today, and I open the house for the question answer if any question answers are there. Dinesh ji, over to you. यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे ख्याल से बहुत शानदार डेलिब्रेशन आपका हुआ, और यहाँ पर सबको नजर आ रहा है कि बहुत गुंजाइश है वर्किंग करने की, चाहे वो रिप्स के अंदर हो, चाहे वो हमारी MLUPI के अंदर हो, सारी स्कीम्स के अंदर काम करने की बहुत गुंजाइश है, प्रोवाइडेड हम काम करना चाहें। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे पारसमल जी जैन। सर पारस जी, एक सेकंड सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर, अनम्यूट करें सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक इसमें अपना स्टैम्प ड्यूटी के संबंध में था कि जो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को कोई इंडिविजुअल यदि ट्रांसफर करता है उसमें कुछ वेवर शायद मुख्यमंत्री जी ने बोला था जी, उसका कोई हवाला नहीं आया था। उसका कोई हवाला, जैसे आपके अभी जो आपने जो लेक्चर दिया उसमें कहीं उसका रेफरेंस नहीं आया कि उसका क्या हुआ था। जो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के संबंध में कुछ स्टैम्प ड्यूटी वेवर है, ये मैं आपको देख के बताता हूँ स्टैम्प ड्यूटी वाला। जी सर जी। और कुछ पूछना सर पारस सर? नहीं, थैंक यू सर। ठीक है सर। दीपक जी, दीपक जी अनम्यूट करें। दीपक जी, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार जिनको भी प्रमोद जी कुछ पूछना है तो मुझे हैंड रेज करें प्लीज। हैंड रेज करने से क्या आपका नाम ऊपर आ जाएगा, हैंड रेज वैसे नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली। हाँ दीपक जी, एक सेकंड। प्रमोद जी अनम्यूट करें सर। सर मुझे अभी कुछ नहीं पूछना है, बस ये कहना था कि यशस्वी सर ने जितना अच्छे से बताया और इतनी क्लैरिटी से बताया तो सुनने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। वो तो मैंने सर वो तो स्टार्टिंग में कह दिया था, यशस्वी जी का नाम इस मामले यशस्वी है सर। नहीं सर, ग्रेट डेलिब्रेशन सर। यस सर। दिनेश जी, ये एक बार किशनगढ़ ब्रांच, महादेव जी आप होके सामने। महादेव जी सर, एक बार आप करो अनम्यूट यार, मेरे क्या इसमें कुछ नेटवर्क में इशू आ रहा है, तो आप एक बार जिन जिन के हैंड रेज आ रहे हैं ना, हाँ आप करते जाओ। हाँ दिनेश जी। नमस्कार सर। यस सर, नमस्ते, कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास सर। यशस्वी सर से थोड़ा सा एक चीज इन्होंने अभी बोला था कि आउट स्टेट ग्रुप अगर आप कर दोगे तो उसको भी वो मान लिया जाएगा और उस पर एमनेस्टी स्कीम वाला लाभ मिल जाएगा। सर यशस्वी सुन रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ, है ना। तो उसके अंदर जैसे रिटर्न में अपन भरते हैं और वहां पर यहाँ वेट 47 से अपन ने माल परचेज मतलब किया हुआ है, तो उसके लिए भी अपन ने जो 49 तो मतलब रिटर्न में भर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा क्या सर?
देखिए उसमें वो ये बता रहे हैं कि भाई आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप दो हमारे को कि आपने क्या किया। तो आप जो कह रहे हैं वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बन सकता है, मैं उस चीज के लिए मना नहीं नहीं कर सर, रहा हूँ। अपन ने जैसे किसी को भी अपन ने माल बेचा, तो बेचा हाँ। तो अपन ने उसको सी फॉर्म के ऊपर बेचा, तो अपनी जो रिटर्न है उसमें अपन उस बात को उस समय शो कर दिया, तो वो प्रूफ मान लिया जाएगा क्या? मैं नहीं प्रूफ तो आपको देखिए, मैं एक सेकंड आपको मैं बिल्कुल परफेक्ट वो बताता हूँ जो उन्होंने लैंग्वेज ही लिखी है ना। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि एनी अदर प्रूफ ऑफ इंटरस्टेट सेल और मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो आप 49 जनरेट करना, it is a compulsion when you are effecting any interstate transaction, effecting any movement of goods from one state to another, that is for sure. But आप अगर उसके साथ में 49 के साथ में अगर आप कोई GR दे सकते हैं, कोई आपका कम्युनिकेशन हुआ है वो दे सकते हैं, आप कोई आपका बिल है जो आपने रेस किया है सामने वाली पार्टी पे, या बेस्ट ये है कि अगर आप उसके साथ कोई आपका अकाउंट का स्टेटमेंट वेरीफाई करा के दे दें, जो अपन उसको जैसे इनकम टैक्स में आप लोग देते हैं, तो उसमें अगर वैसा करा के दें पेमेंट रिसीव का पेमेंट रिसीव का। जी तो वो इसका बेस्ट एविडेंस हो जाएगा। अच्छा सर, दूसरा ये पूछना चाह रहा था, जो अभी आपने कहा ना कि पिछली स्कीम में अपन ने अगर बेनिफिट लिया है और मतलब AS1 लगाया हुआ है, तो उसको भी इस स्कीम में ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा। परंतु तो इन्होंने क्या किया है, कभी बीच में कुछ इस तरह की व्यवस्था की थी कि जितने भी AS1 थे उस पे इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। यस, हेलो हेलो, एक मिनट दिनेश जी, मेरे ख्याल से यशस्वी जी, इसका मतलब लग रहा है सर ये नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा ही, वरना मेरे कभी आता नहीं मेरे कभी। यशस्वी जी, हाँ उन्होंने बोल ही दिया ना कि हाँ ये पहली बार हुआ है, मेरे तो उन्होंने बोल पहली बार हुआ है क्योंकि मैंने बहुत ज्वाइन किया है, तो आज पहली बार दिख रहा है मेरे को। यस यशस्वी जी, एक बार से दोबारा ऐड होना दो उनको, मैं फोन करता हूँ। दोबारा एंटर हो रहे हैं, वो लाइट चलेगी उनके यहाँ पर। तब तक मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, चाहे तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिखिए या हैंड रेस कर लें। रामोताज शर्मा जी, अनिल ठकुरिया जी, मित्तल साहब, श्रीमाल जी, आलोक अग्रवाल जी, हमारे प्रमुख जी, शर्मा साहब, आर्य शर्मा जी, अनम्यूट करूं सर आपको मैं एक बार, ये लीजिए सर, अनम्यूट करें सर, शर्मा सर अनम्यूट करें। आप वापस फॉर्म में आ गए बॉस? नहीं, हम तो फॉर्म एक्चुअल में सर वो आपका नाम जो दिखता है ना, वो आर्य शर्मा अच्छा लगता है, वो रामोदास आ गए, यशस्वी जी आ गए वापस। सर अनम्यूट करें एक बार। सॉरी, वो लाइट थोड़ी चली गई तो दिक्कत हो गई उसमें। सर सॉरी की जरूरत है ही नहीं सर, बिल्कुल 1% सर, हम बिल्कुल लगे हुए। यस सर, दिनेश जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जो पिछली बार अपने AS1 लगाए थे, तो वो AS1 कंटिन्यूस उनको मान लिया जाएगा कि इस स्कीम में, जो आपने भी बताया थोड़ी देर पहले? सर अनम्यूट यशस्वी जी। सर मेरे को बार अनम्यूट। अरे सर आप कर रहे हो सर, ये आपका कर्सर हिल रहा है सर आपका। चलिए, कमिंग बैक। यस अगर आपने पिछली स्कीम में अगर दिनेश जी कोई विलिंगनेस लगाई थी और उसका डिस्पोजल अभी नहीं हुआ है, तो ये माना जाएगा कि आपका या अगर आपने उसका एक्ट अपॉन करके जब, तो AS2 आपको उसको जनरेट करना पड़ेगा। अगर उस पर कोई आपने डिसीजन ले लिया और वो पेंडिंग ही पड़ी हुई थी, इन दैट केस आपको ये माना जाएगा कि आपने विलिंगनेस ऑलरेडी इसकी फाइल कर दी फर्स्ट फेज के अंदर। दैट इज अ गुड थिंग। सर एक चीज छोटी सी और थी, उसके बाद में फिर मैं, सर आपने अभी मुझे छोटी नहीं पूरी पूछा। नहीं पता लगा कि
सर मैं ये कह रहा था जो आपने भी उसमें बताया था कि जो अपन ने S1 लगाया उसका उन्होंने जब भी कर दिया तो 10 दिन के अंदर अपन पेमेंट जमा कराना पड़ेगा या स्कीम के टाइम पर जमा कराना पड़ेगा, अन्यथा वो सेकंड स्कीम में मान लीजिएगा। कई बार स्थिति ये होती है कि अपन ने लगा रखा है, उन्होंने भी तो उस पर कोई क्लियरिटी नहीं करी, तो उस स्थिति में क्या होगा सर? नहीं, फाइनल कम्युनिकेशन जब आपका आएगा तो फाइनल कम्युनिकेशन आने के बाद तो आपको केवल चालान ही जमा कराना होता है। हाँ, फाइनल में तो ये करना होगा सर। तो बस फिर आपने चालान जमा करा तो बात खत्म। उनके पार्ट पे कोई है ही नहीं, नहीं, फाइनल उनके कम्युनिकेशन। सर उनके पार्ट पे जब वो पड़ा रहता है तो वो नहीं पढ़ा रहने दो ना, वो तो मैंने आपसे कहा ही। जैसे मान लो आपने लगाया 20 तारीख को, 20 जून को आपने एप्लीकेशन लगाई, जी जी, वो पेंडिंग पड़ी रहेगी 30 जून तक। इससे ये तो स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि वो वही माना जाएगा जो जिसमें आपने वो विलिंगनेस फाइल करी थी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली वाली अपील पिछली बारी में सर कुछ ऐसी दिक्कत हुई थी, कुछ दिक्कत हुई थी, आप मुझे बताओ, बात करेंगे उसके लिए आगे। मतलब जो क्या था कि जैसे स्कीम में उन्होंने कहा कि 20% बताया जो भी, और फिर नेक्स्ट उसमें 25%। जी, दिख नहीं रहे हो आप? नहीं दिख रहे हैं सर सर, दिख रहा हूँ मैं तो दिख रहा हूँ सर। चलिए चलिए, आप बताइए। मैं ये कह रहा था पिछली बार में कुछ प्रॉब्लम आई थी कि जो उन्होंने 5% 10% जो बढ़ना था, तो वो जब उन्होंने डिस्पोजल किया ना, तब उसके आधार पर उन्होंने पेमेंट जमा करवाने की बात कही, फिर बाद में तो इसलिए मैंने पूछा है कि भाई अब की बारी ऐसे ही मतलब स्पष्ट रहना वो। नहीं देखिए, उनके कानून हैंड में मैं आपसे कानून की बात कर रहा हूँ। कानून में ये लिखा हुआ है कि ये इस तरीके से स्कीम फ्लो करेगी। आपको इसमें एक रेमेडी दे रखी है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप क्लासिफिकेशन से या अमाउंट से आप एग्री नहीं कर रहे हो, आप इत्तेफाक नहीं रखते हो, तो आप डायरेक्ट कमिश्नर को अप्रोच कर सकते हो कि साहब ये प्रॉब्लम हमारे को आ रही है और इस प्रॉब्लम को आप सल्टारा करो। ही इज दी फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको ऐसी आ रही है तो आप बताओ, या किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए प्रोफेशनल अपन वहां पे जाके ये बात उनसे डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज वेरी मच इन विद इन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्कीम एंड वी हैव अ स्ट्रांग फुटिंग। मैं सबसे एक चीज और मैं दिनेश जी, सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिनेश जी कि पर्टिकुलर हाँ। यशस्वी जी इस मामले में बहुत करेज वाले हैं। कोई भी मैटर हो हम साथ चल सकते हैं लेकिन, और हम साथ चल के, ऐसा कोई मैटर है ही नहीं जिसको डिस्कस नहीं किया जा सका या जिसके ऊपर बात नहीं की जा सकती है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है वो यूनिटी चाहिए। और आज की तारीख के अंदर जो ऑफिसर्स को पता है कि यदि इनकी नहीं सुनी गई और प्रॉपर बात नहीं करी गई तो वो अच्छा किसी के लिए भी नहीं है। तो वो मैं भी फील कर रहा हूँ इस चीज को, और 24 आवर्स हम तैयार है उसके लिए। सर मैं एक चीज और जा रहा था कि मेरी एक कोई पार्टी थी, इसमें 9-10 में डिमांड निकली हुई थी। 9-10 की डिमांड का मैंने एमनेस्टी लगा रखा था, उसका उन्होंने एमनेस्टी के लिए रेडी हो गए। उसके बाद में मैंने उसी साल उसका क्लोजर लगा दिया था, जो कि मैंने वहाँ फाइल कर रखा था। उसके क्लोजर के बावजूद भी उन्होंने 10-11 में डिमांड मतलब एक्स पार्टी करके उसमें 2.5-3 लाख रुपए की, अब वो मुझे कह रहे हैं कि इसका रीओपन करवाओ, जबकि मैं कह रहा हूँ उस साल में तो पार्टी अस्तित्व में नहीं है, सब मैं रीओपन क्यों करवाऊँ? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप उसको एक लिखित में ये फैक्ट्स जो है उनको लिखित में दे दो एंड लेट देम डिसाइड हाउ दे गो एंड देन वी कैन टेक फर्दर एक्शन इन दैट। ठीक है, आप लिखित में दो, बातचीत मत करो किसी भी चीज की। नहीं नहीं सर, लिखित में तो दे दिया मैंने उनको, क्लोजर की कॉपी भी लगा दी मैंने उनके साथ में। जैसे अपन ने देखा इस स्कीम का जो फ्रेमवर्क है उसमें डिस्प्यूटेड टैक्स को, डिस्प्यूटेड अमाउंट को बार बार बोला, मैंने बहुत जोर देके बोला। वो इसलिए कि हम पर्टिकुलरली क्या है कि प्रोफेसर जी कहते हैं कि 2 लाख रुपए का मामला है, इसमें अपील में जाने से मतलब ही नहीं है। ये 1 लाख रुपए का मामला है, इसमें अपील में जाने से मतलब ही नहीं है। यू नेवर नो दैट हाउ एंड व्हेन filing of appeal becomes an interest for you, it becomes an incentive for you, you never know. So उसको agitate तो करना ही चाहिए। whatever problems are there, you must put your strong foot forward and go in the appeal and dispute it right from the beginning. वो सर अभी पेपर में आ गया सर, वो पेपर में आ गया कि जिन नेताओं ने पहले कहीं ना कहीं मार खाई है तो उनका नाम आगे हुआ है। तो एक बार अगर जब आप चल जाते हो वहां पर आगे तो मैं नेता नहीं हूं, लेकिन मैं एक बेस माय एक्सपीरियंस में आपसे बता रहा हूं कि लिटिगेशन इन चीजों में करना ही चाहिए। ये सर वो हमारे भी यही होता है सर, हमारे आईसीआई में भी होता है सर। जो लिखेगा ना वो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा अपने आप के अंदर हथियार है, लिखना चाहिए आपको लगातार। एक क्वेश्चन है सर ऋचा जैन जी का। A new private limited company has been incorporated recently, engaged in the manufacturing of ESOP gold. The project is under progress. Loan has been sanctioned from the bank.
an entrance subsidy under MLUPY has been approved. Whether the company is eligible for 50% subsidy, maximum 2 CR. First 10 ESOP gold plants is declared in the budget yesterday. because अभी तो पूरा क्लियर हुआ नहीं ना, ये जो स्कीम का नोटिफिकेशन पूरा नहीं है ना रिप्स का। ये रिप्स के लिए नहीं है, एमएलयूपीवाई के लिए पूछ रहे हैं। नहीं सर, एमएलयूपीवाई के लिए नहीं सर, एमएलयूपीवाई तो कहा कि हो गई अप्रूव्ड। इन्होंने लिखा है वेदर द कंपनी एलिजिबल फॉर 50% सब्सिडी मैक्सिमम 2 करोड़ फर्स्ट 10 ESOP गोल्ड प्लांट्स। फॉर व्हाट, अंडर व्हिच स्कीम? हाँ तो वो मेरे ख्याल से कहने को रिप्स को सुना होगा इन्होंने कहीं ना कहीं। ऋचा जी एक बार या तो आप हैंड रेज करें, ज्यादा इजी होगा, 1 to 1 हम बात करेंगे। यस सर, बिस्सा सर। ऋचा जी आप हैंड रेज करके आए, ज्यादा ठीक रहेगा। यस सर, ऋषभ सर, बिस्सा सर। हाँ जी। यस सर बोलिए, आपने हैंड रेज किया था। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। बस मेरी क्वारी एक ही है कि सर जो स्टाम्प ड्यूटीज रिगार्डिंग है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को गिफ्ट की जाती है, तो उनकी रेट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी क्या है, उसकी जानकारी चाहिए। ये अभी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, मैं इस क्वेश्चन को देख के आपको दिनेश जी को रिवर्ट करूंगा। ही विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो काइंड ऑफ। एक्चुअल में क्या है, वो एक्सपर्ट जीएसटी के नहीं वो कोई इशू नहीं है, बट मैं उसमें देख के आपको बिल्कुल रिवर्ट करूंगा। नहीं ये अभी क्वेश्चन काफी रेज हो रहा है साहब की, हाँ, चैरिटेबल ट्रस्ट बन रहे हैं ना, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है उस रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू दिनेश जी। जी हाँ ऋचा जी बोलिए। सर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा यही था कि एमएलयूपीवाई में इंटरेस्ट सब्सिडी तो हो चुकी है, बस अब है ना इसमें क्या है कि कैपिटल सब्सिडी के लिए एलिजिबल होगा क्या ये? हाँ मुझे लग रहा है ये सीएसएस के लिए पूछ रही है। तो वो इसमें होगा क्या? नहीं, एक बार वो स्कीम आएगी, उसको देखने के बाद पता लगेगा कि उसमें क्या हो सकता है अपना। सर एक जो एग्री पॉलिसी 2019 जो पहले से ही चल रही है, तो एग्री क्या पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ रिप्स 2019, राइट? हाँ नहीं, एक वो मार्केटिंग बोर्ड की एक्स्ट्रा मिलती है सर, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है ना, आरएसएम है, राजस्थान स्टेट मार्केट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, उसकी अलग से मिलती है उसकी। नहीं ये रिप्स की बात कर रहे हैं जो पर्टिकुलर थ्रस्ट सेक्टर उसके अंदर बनाया था 2019 सर एक रिप्स भी है और एक एग्री पॉलिसी जो है वो भी है, अलग से है, ये एग्रीकल्चर बोर्ड की तरफ से ही होता है। हाँ वो एग्रीकल्चर पॉलिसी आरएसएम के अंदर है वो। जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि इंटरेस्ट सब्सिडी तो हो गई है, एज पर रिप्स ये है कि हम या तो इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकते हैं या कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं, दोनों में से एक ले सकते हैं। तो क्या मैं ये कैपिटल सब्सिडी एग्री पॉलिसी में ले सकती हूँ क्या? If it is not denied there in the agri policy, you can go for it. And if the same provision is there in the agri policy also there, which are there in the RIPS, then you cannot go in that. So I just need to see that what agri policy says in this particular case. Okay, sir. Okay, madam. Thank you, sir. Okay, madam. Thank you. Okay, sir. Whether there is any change in stamp duty applicable for partnership deed, retirement deed, etc. पार्टनरशिप डीड, रिटायरमेंट डीड के एग्जीक्यूशन में हाँ स्टैम्प ड्यूटी के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको कलेक्ट करें। मैं हाँ मुझे वही लग रहा है ज्यादा वो हमारे साथ में स्वामी जी जुड़ने वाले थे, कुछ उनकी समस्या हो गई, चक्कर में जुड़ नहीं पाए, अदरवाइज स्वामी जुड़ते तो इसके सारे क्वेश्चन हम ले थे। हाँ किशन सर, किशन माहेश्वरी जी पूछ रहा था जो ये साइमल्टेनियसली ले सकते हैं क्या, एमएलयूपीवाई और रिप्स वाला बेनिफिट दोनों साथ ले सकते हैं? नहीं एक ही चीज मिलेगी। ओके थैंक यू। हाँ अभिषेक जी। गुड इवनिंग दिनेश जी, क्या हाल है? गुड इवनिंग, बढ़िया बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ यशस्वी जी, इसमें रिको के लिए भी कुछ आया है क्या, एमनेस्टी करके कुछ रिको से रिलेटेड कोई आया हो बजट में? रिको एमनेस्टी में रिको के जो चार्जेस हैं उनसे रिलेटेड? हाँ चार्जेस वगैरह कुछ इस तरह का कुछ आया हो? नहीं मेरी नॉलेज में तो नहीं आया। मैंने भी नहीं पढ़ा शायद, हाँ मैंने भी नहीं पढ़ा तो नहीं आया नहीं है वो। आप ठीक कह रहे हो, इंडस्ट्री की डिमांड इसमें बहुत स्ट्रांगली थी। एक तो रिको से रिलेटेड और दूसरा बिजली से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी है।
क्योंकि वो दोनों चीजें इंडस्ट्री को नहीं मिली है। अब अपने को ये भी सोचना पड़ेगा अभिषेक जी कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ से आएगी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए ना, और क्या है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पिछले साल में कोविड की वजह से हो गए। बिल्कुल उनकी भरपाई करने के लिए अपन तो यही शुक्र मनाएं कि कुछ बड़ा नहीं है। शायद उन्होंने नया कुछ नहीं लग रहा है कि 10 मार्च के बाद वैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। मैडम का भी ये जवाब था कि रेट इनकम टैक्स रेट नहीं बढ़ी, ये कम थोड़ी है। अशोक सर अनम्यूट करें सर। अशोक सर। हाँ जी, यशस्वी बाबू ने बड़ा वीडियो भी ऑन करें सर। अच्छा सॉरी, हाँ मैंने कहा वीडियो तो सबका देखा हुआ है। अच्छा, यशस्वी को एक ये पूछना चाह रहे थे। हेलो सर, आवाज आ रही सर? आवाज। अच्छा, ये इसमें जो एमनेस्टी स्कीम है ना 103 नोटिफिकेशन नंबर, इसमें क्लास 2 जो एप्लीकेशन इसमें लिखा है एक्सेप्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड और डिस्प्यूटेड अमाउंट पर्टेनिंग टू आरवेट एक्ट 2003, और उसके आगे जो लिखा है इसका इम्प्लीकेशन क्या है? कहाँ पे बता रहे हैं सर? ये क्लास 2 नोटिफिकेशन नंबर 103 एमनेस्टी एप्लीकेशंस, या उसमें जो एक्सेप्ट और उसके आगे जो वर्ड्स है इसका इम्प्लीकेशन। ये सर मैंने डिस्कस किया कि ये तो आज आर शर्मा जी को भी क्वेश्चन डाल दिया था मैंने। ये एंट्री 54 की बात कर रहे हैं सर आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसका इम्प्लीकेशन क्या है। एक्सेप्ट जो वर्ड लिखा है इसके आगे मैं आपसे एक बार मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ। आरवेट को एक्सेप्ट कर दिया एंड सीएसटी। आप 103 नंबर की बात कर रहे हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल 103। मैं एक बार इसको पूरा पढ़ देता हूँ जो पैराग्राफ है सबके बेनिफिट के लिए। This scheme shall be applicable to all dealers or persons having outstanding demands or disputed amounts under any act in respect of the period up to 30/6/17, except outstanding demand or disputed amount pertaining to Rajasthan Value Added Tax 2003 and the Central Sales Tax Act 56 in respect of goods included in the entry 54 of the state list of the 7th schedule to the Constitution. इसका सर ये है कि जो 5 चीजें 54 की है जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुई है, चूंकि वैट अभी भी उन चीजों पे लगा हुआ है, बाकी जो एक्ट्स हैं वो एब इनिशियो इसके अंदर मतलब इन टोटो इसके अंदर सबस्यूम हो गए हैं। वैट अभी तक भी सीएसटी और वैट के प्रोविजंस अलाइव हैं उन 5 आइटम्स के लिए जो एंट्री 54 के लिए हैं, इसलिए इन पर्टिकुलर एक्ट्स को इससे बाहर निकाला गया। मतलब वो 5 आइटम इस 103 नोटिफिकेशन में कवर्ड नहीं है। जी सर, उनके लिए 104 लाई गई है। 104 है उसके लिए, और बाकी सबके लिए जो आरवेट की डिमांड जो आज भी क्रिएट होगी, अगर आज क्रिएट होती है से कोई, तो वो इसमें कवर हो जाएगी। जी सर, है ना। 30 जून 22 तक भी अगर कोई डिमांड कवर होगी, से अपन फर्स्ट फेज में ही जाना चाह रहे हैं, तो अभी भी से उसने नोटिस दिया, से आज कोई नोटिस दिया उसने ऑडिट ऑब्जेक्शन का या किसी भी चीज का 17/18 का 16/17 का, और आज उसकी डिमांड क्रिएट करता है, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा नोटिफिकेशन 103 में। जी सर, फिर तो 40% से काम हो जाएगा अपना। बिल्कुल हो जाएगा फेज 1 में आरवेट एक्ट। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, इस बार में बात भी हो गई। ठीक है, थैंक यू सर। अभिषेक जी को दोबारा पूछना था, दोबारा हैंड रेज किया था आपने, एक बार अनम्यूट करें सर प्लीज, अनम्यूट कर। ओके सर, हो गया वो गलती। अच्छा, हो गया था कि आपका दोबारा हैंड रेज हुआ था इसलिए कह रहा हूँ। शर्मा सर कुछ कह रहे हैं सर? अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट। नहीं, बहुत अच्छा यशस्वी जी ने समझा दिया और बजट के सारे इम्प्लीकेशन आप अपने को क्लियर हो गए, एंड इट इज वेरी नाइस टू लिसन टू यशस्वी ऑन दिस टॉपिक। और दिनेश जी का तो काम गजब है, इन्होंने लॉकडाउन के टाइम में जिन्होंने दे दमादम कॉन्फ्रेंसेस कराई है। सर देखिए तो अल्टीमेटली सब चीजें यहीं से और अभी भी वापस उसी स्पीड से चल रही है। सर जो अपॉर्चुनिटीज है वो यही हम तो गुप्ता जी से आज दोपहर में गुप्ता जी मिले थे, तब भी यही बात की, मैंने कहा दिनेश जी आ गए बहुत प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? क्योंकि बीच में क्या मेरा चैट बॉक्स डिसेबल हो गया था, तो जितने भी उसमें क्वेश्चन आए होंगे
वो 2-3 बार बाहर वो सब डिलीट हो चुके हैं इसके अंदर। तो जिसने भी ये तो क्वेश्चन लिखे हो चैट बॉक्स के अंदर वो दोबारा लिखिए यहाँ तो। हाँ मित्तल सर, प्रमोद जी, संदीप शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं आप? संदीप जी, मित्तल सर शायद कुछ बोल रहे हैं सर, अनम्यूट करें प्लीज। अच्छा प्रेजेंटेशन है, मैं स्टेट मैटर्स में ज्यादा डील नहीं करता इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए सर, ठीक ठीक ठीक, चलिए थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चन हो गए। बीच में जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन आए होंगे वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा वो जो बीच में जब लॉग आउट हो गया था तो वो चैट बॉक्स भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। और बस आपके पास कोई क्वेरीज आए तो आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ, वो क्वेरीज में जो स्टेम से रिलेटेड क्वेरीज है वो मुझे भेज दीजिए, मैं यशस्वी जी को भेज के आपके पास उसका रिप्लाई मंगवा दूंगा उसका रिप्लाई में। और मेरे ख्याल से जो इन्होंने स्टार्टिंग में कहा कंप्लायंस अपनी जगह पे है, और जो चाहे से जो नए लोग आ रहे हैं वो स्टार्टिंग में भले उसके अंदर लग जाए, लेकिन जो लिटिगेशन के अंदर जितना स्कोप है वो स्कोप अनलिमिटेड है। और एक और रिक्वेस्ट, जिस तरह से हम रोज ये खबरें देख रहे हैं इनपुट आईटीसी का जो कहानियां हो रही है रोज 100 करोड़ 500 करोड़ की, आप अपने क्लाइंट को राय यही दे कि यशस्वी जी आज तक मेरे ख्याल से कोई बच नहीं पाया है, आज नहीं तो कल नहीं परसों नहीं तरसों वो कहानी पकड़ में आई रही है। तो नहीं, ये तो क्या है, आपकी बात सरकार ने आपके बोलने के पहले सुन ली। हाँ। क्योंकि जो नया सेक्शन 38 आया है, यस, उससे तो एक भी आदमी अछूता नहीं बचेगा, उससे तो सब हिट होने वाले हैं। हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कम से कम सबको राय यही दीजिए, काम धंधे में ध्यान लगाए इंस्टेड ऑफ दिस कि किसी और कहानियों में ध्यान लगाए, क्योंकि उन कहानियों का जो अंत है वो कहानियों का अंत कभी भी अच्छा नहीं हुआ। और सबसे रिक्वेस्ट मेरी वापस से वही जो यशस्वी जी ने बोला कि कोर फील्ड, नो डाउट कोर प्रैक्टिस हमको करनी है, लेकिन कोर प्रैक्टिस के अलावा थोड़े दूसरे आपको फील्ड पकड़ने पड़ेंगे, चाहे वो फाइनेंसिंग हो, चाहे वो सब्सिडी वाला हो, चाहे वो स्टार्टअप वाला हो, कहानी कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना। हाँ प्रमोद जी बोलिए। सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हम जो नए प्रैक्टिशनर्स हैं, तो हम लोग आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि लिटिगेशन में प्रैक्टिस करें या फिर मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाएं इंस्टेड ऑफ कंप्लायंस। बट द पॉइंट इज कि सर हमें पता नहीं है कि हाउ टू हैंडल द क्लाइंट से फीस किस हिसाब से कोट करें, क्लाइंट को मैनेज किस हिसाब से करें। कि टेक्निकली साउंड तो हम हो सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स है उसके ऊपर सर कुछ आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करें तो उससे शायद हम लोगों को कुछ नॉलेज मिले कि हाउ टू डील विद द क्लाइंट, या कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो सर पहले कुछ आप बोले फिर मैं बोलूंगा, पहले कुछ आप शेयर करें। देखो प्रमोद जी, क्या है कि मैं आपसे एक चीज बता देता हूँ, क्लाइंट को कोई डील करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर जो एक्सीलेंस लेके आएंगे ना, उस एक्सीलेंस के बाद आपको किसी क्लाइंट की जरूरत ये मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या है। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, जब आपने मेरा पास्ट एक्सपीरियंस पूछा ही है, व्हेन आई स्टार्टेड इन 2000, तो मैंने ये नियम बना रखा था 2000 से लेकर 2017 मार्च तक मैं कभी भी 7 बजे बाद ऑफिस नहीं बैठा। whatever happened, although initially I had to go through some issues also कि साहब ऐसे प्रैक्टिस नहीं होगी, और बिकॉज मेरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा मेरा कहीं दिमाग चलता ही नहीं। तो उस टाइम अगर कोई CST या वैट की या सेल टैक्स की प्रैक्टिस करने के लिए कहता था, then I used to get some very negative remarks कि ये क्यों कर रहे हो, भूखे मर जाओगे, ये हो जाएगा। बट I was focused कि मुझे यही करना है। What is important is get the excellence in you by studying. Put how many hours and spend how many hours as you can with your books. That's the thing. Client को handle करना है नहीं करना है वो अपने को जरूरत ही नहीं है उस चीज की। Be sure in your mind कि जब भगवान ये कहते हैं कि आप कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो, और जो मैंने आपके कह दिया कि ये मिलेगा, आर्य शर्मा साहब हमारे मेंटोर रहे हैं, हमने उनसे ही ये बातें सीखी है कि आपको जो मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। मेरे को एक लोटा भरना है तो मैं गंदे काम करके क्यों भरूं उस लोटे को, अच्छे काम से भरूं, उससे ज्यादा तो मुझे मिलना ही नहीं है। Then you have to be focused whatever you want to do. Don't look what somebody else is saying, what Dinesh is saying, what I am saying. No, if I want to go for the litigation, I will do that at the age of kitna 78 24 years की एज में मैंने अपीलें करना चालू कर दिया था।
नाउ 19 साल मुझे हो गए, 18-19 साल अपीलें करते हुए। मैं गया, जब मेरी पहली अपील थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी अपील थे उन्होंने मुझे बड़ा ह्यूमिलेट किया कि आपको ये नहीं मालूम कि ये ऐसे होता है, आपको ये नहीं मालूम कि ये ऐसे होता है। आई टुक इट वेरी लाइटली एंड आज मेरे उनसे, वो रिटायर हो गए, बहुत टाइम हो गया, बट मेरे रिलेशन उनसे इतने अच्छे हैं, मैं उनको ये मानता हूँ कि वो मेरे गुरु हैं। Because at that time, if he wouldn't have talked to me like that, I would not have been get motivated towards it. तो ये क्लाइंट की हैंडलिंग वैंडलिंग सब छोड़ो, उसमें कोई नहीं है। एक तो ये मत सोचो कि मेरा काम कौन लेके चला जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा। मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं जो 25 जगह घूम के वापस मेरे पास आए, 5 जगह गए, 5 ने कहा, क्योंकि कलीग्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो काम अपीलें उनकी मैं देखता हूँ, वो 5 जगह गए, 5 जगह उनको पता लगा हमारा काम यशस्वी जी करते हैं, तो वो वापस लौट के खुद मेरे पास आए। देन यू हैव टू, मैं इसकी कोई मेरी बड़ाई या वो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको, जब आपने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब मैं आपसे दे रहा हूँ। आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एंड डोंट बॉदर अबाउट क्लाइंट्स, ये तो आज है कल नहीं है। मैंने एक बहुत अच्छी बात आपसे बताता हूँ, मैं एक बार किसी वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील से मिला, उनकी टेबल 6 फुट लंबी थी। मैंने उनसे कहा कि साहब, आई हैड अ वेरी गुड रिलेशन विद हिम, आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई डू यू कीप सच अ लॉन्ग टेबल। तो उन्होंने मुझे बोला, यशस्वी, इफ यू वांट टू सक्सीड देन मेक श्योर दैट यू डू नॉट मेक एनी पर्सनल रिलेशन विद योर क्लाइंट्स। और सर मैं भी यशस्वी जी, मैं इसमें ऐड करूँ ना, जो आपने कही ना ये चीज, कि मैं जैसे मैं फाइनेंसिंग करता हूँ, पिछले 20 साल से फाइनेंसिंग कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को कहीं डाइवर्ट किया ही नहीं, और डे 1 से ये कंसेप्ट था कि गंदे केस करने ही नहीं है। तो आज गंदे केस का रेफरेंस आता ही नहीं, गंदे आप समझते हैं, और मेरे दुनिया जानती है कि मैं बड़े केसेस करता हूँ, तो बहुत जोर आया। क्योंकि अगर आप शुरू देखो क्या होगा, 5 लाख 10 लाख के केस किए, उनके रेफरेंस ही वही मिलेंगे आपको। आपने केस किए 10 करोड़ के, 50 करोड़ के, 100 करोड़ के, उनके रेफरेंस भी आपको वही मिलेंगे। ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस साइड जाना है, और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको। जो हमारा अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल है, वही प्रिंसिपल आपको रखना पड़ेगा प्रैक्टिस के अंदर। यदि आपने कंसिस्टेंसी रखी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपको सक्सेस ना मिले। और जितने भी आप कहानियां पढ़ेंगे प्रमोद जी, कितने ही बड़े आदमी कहानी पढ़ लो, सबकी कहानी के पीछे बैकग्राउंड तो वही मिलेगा कि मैं 0 से स्टार्ट हुआ, मैं जयपुर के अंदर, मुझे मेरा एक सिंगल दोस्त, एक सिंगल रिलेटिव नहीं था, लेकिन वो ईश्वर की मेहरबानी और आप सब लोग का प्यार यहाँ तक अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तो वो चीज वही है, कंसिस्टेंसी रखो, पीछे ही दिमाग मत लगाओ। और यशस्वी ने एक बहुत बढ़िया चीज कही है, जो तकदीर में है उसको कोई छीन सकता, जो नहीं है उसको कोई दे नहीं सकता। हमको बेस्ट प्रयास करना पड़ेगा। और यशस्वी जी, एक चीज में सपोर्ट में आपको और कहूं, हमको ये मानना पड़ेगा जिस लेवल पे हम है ना, हमारी तकदीर बहुत अच्छी है सर। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है मानव शरीर, हमको मानव शरीर मिला। आज हमारी जो भी एज है, हम जिंदा हैं आज तक। वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स सीए पास करके हम आ गए। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वो लोगों के सपने हैं, एसी गाड़ी, एसी ऑफिस, घर में एसी, तो ये सब चीजें, अंत किसी चीज का नहीं है ना। सारे अगर अंबानी बन गए तो फिर ये पीछे काम कौन करेगा ना, सारे अंबानी नहीं बन सकते ना। तो वो ऊपर वाले ने कोई व्यवस्थाएं करी है चीजों की, और तकदीर को अच्छा मानना पड़ेगा। जिस लेवल पे हम अपने आप को बुरा मानने लगे, कमजोर मानने लगे, हम उस दिन से कमजोर होने लग जाएंगे। आप उस चीज को, अच्छा मैंने इलेक्शन लड़ा, 1206 वोट आए, तो 1206 वोट कम नहीं होते हैं ना, मतलब इतने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिए, तो ये अपने आप में कमाई है ना। तो उस चीज को, हमको सबको सब कुछ नहीं मिलता ना, क्यों यशस्वी जी, इस चीज को मानना पड़ेगा, सबको सब कुछ नहीं मिलता। और आप शिद्दत से काम करते रहिए, यकीन मान के चलिए कि एक दिन प्रमोद जी यहाँ स्पीकर होंगे और वो बता रहे होंगे अपने सक्सेस स्टोरी कि मैं सक्सेस कैसे हुआ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। देखो, ये भी एक जरूरी पार्ट है सर, ये भी एक जरूरी पार्ट है, क्योंकि हमको जैसे लगता है यशस्वी को देख के कि अरे यार आज स्पीकर है इतना वो, तो ये 0 से वो धीरे धीरे करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया इन्होंने। और आज लोग इनको पूछते हैं आगे होके कि हाँ साहब यशस्वी जी आप आ जाओ, तो वो वक्त लगता है और वो धीरे धीरे चीजें आगे। दिनेश जी कुछ कह रहे हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो मेहनत करे जाओ बस। इनके क्या है, तो नेता है, इनकी तो बोलने की आदत है कि ऐसे बाकी अपनी मेहनत करो और मस्त रहो, आपको कुछ भी नहीं है। एक्सीलेंस अपने लाओ, बस। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं सर उसका। दिनेश जी खत्म करें मेरी एक वेबिनार। बिल्कुल सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हमारे साकेत जी अवेलेबल हैं क्या अभी?
चलिए सर, सबकी तरफ से धन्यवाद मैं दे देता हूँ आपको, सारे व्यूवर्स, तीनों ब्रांचेस, सबकी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी की फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं यशस्वी को भेज के उसका आंसर मंगवा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।